अगर आप कहानियों के शौकीन हैं तो स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पार्ट 1 जबरदस्ती की शादी। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो मृत्युंजय। वैसे सजावट बहुत खूबसूरत लग रही है। वाकई इस शादी के चर्चे तो आने वाले कई सालों तक पूरे शहर में होते रहेंगे। होने भी चाहिए सीएम साहब, सबको पता चले कि मृत्युंजय सारंग का स्टेटस क्या है। वैसे भी ये किसी मामूली इंसान की शादी नहीं है, मृत्युंजय सारंग और उसकी इकलौती बहन मीरा सारंग की शादी है। सारंग परिवार की इज्जत का सवाल है तो तैयारी बेहतर से बेहतरीन होनी ही थी। सीएम साहब मृत्युंजय को बधाई देकर वहां से दूसरे गेस्ट की ओर चले गए और मृत्युंजय घमंड से अपना सर ऊंचा उठाकर पूरे घर और शादी की तैयारी को देख रहा था। मृत्युंजय सारंग मुंबई का एक जाना माना बिजनेस टाइकून, जिसका नाम बिजनेस की दुनिया में बहुत ही अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है। जिसके पास पैसे और दौलत की कोई कमी नहीं है, कमी है तो प्यार, अपनेपन और भरोसे की, जिसकी शायद मृत्युंजय को जरूरत ही नहीं। आज मृत्युंजय की शादी उसके बिजनेस पार्टनर कुबेर सोनवानी की बेटी शनाया सोनवानी से होनी है। ये एक शादी कम और बिजनेस डील ज्यादा थी, जबकि मृत्युंजय की इकलौती बहन मीरा सारंग की शादी कुबेर सोनवानी के बेटे विद्युत सोनवानी से होनी है। मृत्युंजय तैयारी को देखने में लगा था और मेहमानों की वाहवाही बटोर रहा था, तभी एक आदमी भागते हुए उसके पास आया और उसके कानों में कुछ बोलकर वहां से चला गया। उस आदमी के जाते ही मृत्युंजय के चेहरे का घमंड भी कुछ ही पल में गायब हो गया। वो उस आदमी के पीछे पीछे सारंग विला के अंदर चला आया। ऊपर के फ्लोर पर मृत्युंजय 2 कमरों के पास आकर रुका। उसने चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है शनाया और मीरा? आखिर दोनों दुल्हन एक साथ गायब कैसे हो सकती है? जल्दी जाओ और सारे एग्जिट क्लोज कर दो, कोई भी इस विला से बाहर नहीं जाना चाहिए। राघव, जल्दी जाकर सीसीटीवी फुटेज निकालो, मुझे दिखाओ कि कौन कौन मीरा और शनाया से मिलने उनके कमरे में गया था। घर का हर एक कोना छान मारो, बिना मेरी इजाजत के इस विला से एक परिंदा भी बाहर नहीं जा सकता। शनाया और मीरा यहीं कहीं होगी। राघव, मृत्युंजय का पर्सनल असिस्टेंट, उसका हुक्म पाते ही तुरंत भाग के गया और एक आईपैड लेकर वापस आया। उसने वो आईपैड मृत्युंजय के हाथों में थमा दिया और कहा, सर ये देखिए, ये वो लड़की है जो आखिरी बार मीरा मैम के कमरे में गई थी और उसके बाद मीरा मैम का कोई अता पता नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो लड़की अकेली ही इस कमरे में गई थी और अकेली ही बाहर निकली, मीरा मैम उसके साथ नहीं थी। मृत्युंजय आग उगलती नजरों से राघव को घूर रहा था। उसने तुरंत आईपैड अपने हाथों में लिया और उसमें चल रही वीडियो फुटेज को देखने लगा। जैसे ही मृत्युंजय की नजर उस लड़की पर गई जो मीरा के कमरे में जा रही थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा था एक लड़की चोरी छुपे दबे पांव मीरा के कमरे की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसने कैटरर्स वाले कपड़े पहन रखे थे और वो लगातार यहाँ वहां देख रही थी जैसे चोरी करने जा रही हो। कुछ देर यहाँ वहां देखने के बाद वो लड़की चुपके से मीरा के कमरे के अंदर दाखिल हो गई। कुछ देर के बाद वो लड़की मीरा के कमरे से बाहर निकली और शनाया के रूम में चली गई और फिर वहां से नीचे आ गई। पूरी फुटेज देखने के बाद मृत्युंजय गुस्से में कांपने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और दीवार पर एक मुक्का मार राघव से बोला, मुझे ये लड़की अगले 10 मिनट में अपनी आंखों के सामने चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं मिली तो अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाना। ये जहां भी है, जिस भी हालत में है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। मृत्युंजय की आवाज गुस्से में इतनी ठंडी थी कि उसकी आवाज सुन राघव की भी रीढ़ की हड्डी कांप गई। वो तुरंत सर झुकाकर वहां से निकल गया। वही राघव के जाते ही मृत्युंजय ने गुस्से में फिर एक बार वहां पर पड़े एक वास को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है महक अवस्थी। 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ उसका बदला तुम मुझसे इस तरह लोगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन तुमने मेरे खानदान की इज्जत पर हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बदला कैसे लिया जाता है। आज तक तुमने सिर्फ मृत्युंजय सारंग का गुस्सा देखा है, अब उसकी नफरत की आग देखोगी। कुछ सोचकर मृत्युंजय ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, उसने कहा, मीरा और शनाया दोनों ही अपने कमरे से गायब है। उन्हें भागने वाली कोई और नहीं महक अवस्थी है। महक से कैसे निपटना है ये मैं देख लेता हूं। तुम शनाया और मीरा को ढूंढने में अपनी पूरी फोर्स लगा दो। एक तरफ जहां मृत्युंजय पागलों की तरह अपनी होने वाली दुल्हन शनाया और अपनी बहन मीरा को ढूंढने में लगा हुआ था और महक के ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए बेताब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ महक, जिसे कुछ वक्त पहले मीरा के कमरे में जाते हुए देखा गया था, वो दबे पांव सारंग विला से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि मैं किसी की नज़र में आ जाऊं और यहाँ बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाए। मुझे यहाँ से जाना होगा।
वैसे भी जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी वो तो हो चुका है। मुझे नहीं लगता अब यहाँ मेरे रुकने का कोई भी मतलब है। महक दबे पांव एग्जिट गेट की तरफ आगे बढ़ रही थी। वो सबकी नजरों से छुपते छुपाते यहाँ वहां देखकर आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक उसके सामने दो बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए। उन दोनों बॉडीगार्ड को अपने सामने अचानक देख महक घबरा गई और 2 कदम पीछे चली गई। उनसे बचने के लिए वो मुड़कर दूसरी तरफ भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर उसके सामने 2 और बॉडीगार्ड आ गए। उन बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर राघव भी आ गया। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने मौका पाते ही महक के सर पर काले रंग का कपड़ा डाल दिया और वो लोग महक को जबरदस्ती उठाकर वहां से ले गए। दूसरी तरफ शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। पंडित जी ने शादी की विधियां शुरू करने के लिए दोनों दुल्हनों को शादी के मंडप में बुलावा भेज दिया था। जब कुछ लड़कियां शनाया और मीरा को लेने के लिए ऊपर आई तब मृत्युंजय को वहां पाकर सब डर के मारे वही खड़ी हो गई। मृत्युंजय का ऑरा ही कुछ ऐसा था, कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। ना ही मृत्युंजय के परिवार वाले, ना ही उसके माँ बाप खुद कभी मृत्युंजय के खिलाफ आवाज उठाते थे। उन सभी लड़कियों को वहां देख मृत्युंजय ने उन्हें एक नजर देखा। उनमें से एक लड़की ने आगे आकर कहा, वो दुल्हनों को नीचे मंडप में बुलाया है। मृत्युंजय ने अपने फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन दिखाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने बड़े ही आराम से उन लड़कियों से कहा, मीरा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए आज मीरा की शादी नहीं हो पाएगी। कुछ देर में मैं शनाया को लेकर आ जाऊंगा, तुम लोग जा सकते हो। मृत्युंजय से जवाब मिलने के बाद वो लड़कियां एक पल भी वहां नहीं रुकी और चुपचाप वहां से नीचे आ गई। उनके जाते ही मृत्युंजय का फोन बजा। फोन की स्क्रीन पर राघव का नाम देख वो मुस्कुराने लगा। मृत्युंजय ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से राघव ने उससे कुछ कहा। मृत्युंजय ने जवाब में कहा, ठीक है मैं पहुंच रहा हूं। फोन काटकर मृत्युंजय लंबे तेज कदमों से वहां से निकल गया। कुछ देर में मृत्युंजय अपने घर के तहखाना में बने स्टोर रूम में पहुंच गया, जहां महक को जबरदस्ती एक कुर्सी पर बिठाया गया था और उसके चेहरे पर काले रंग का कपड़ा बांध दिया गया था। मृत्युंजय जाकर महक के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने खींचकर वो कपड़ा महक के चेहरे से हटा दिया। महक के बाल खराब हो चुके थे। उसके कपड़े भी यहाँ वहां से काफी बिगड़ चुके थे। ऐसे में अचानक से कपड़ा खींचे जाने पर महक बहुत ज्यादा डर गई। जैसे ही महक ने आंखें खोली, अपने सामने मृत्युंजय को पाकर वो घबरा गई। उसके शरीर के अंदर तक मानो बिजली के करंट लग रहे हो। उसके माथे से पसीना छूटने लगा। उसे इस हालत में देख मृत्युंजय ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे जैसी 2 कौड़ी की मामूली लड़की मेरे घर आकर मेरी बहन और मेरी होने वाली दुल्हन को भगाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम्हें क्या लगा था ये सब करके तुम अपने इरादों में कामयाब हो जाओगी? तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए था। तुम जैसी लड़कियां यही तो चाहती है, रातों रात अमीर बनने का तुम लोगों का यही तो हथियार होता है। लेकिन इस बार तुम जानती नहीं हो कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। मैं मृत्युंजय हूं जो मौत से जीत सकता है। मृत्युंजय की बातों पर महक उसे नासमझ होकर घूरने लगी, जैसे उसे पता ही नहीं था कि मृत्युंजय किस बारे में बात कर रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? और आप कौन से इरादों की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महक की बातों पर मृत्युंजय को गुस्सा आ गया। उसने महक का जबड़ा बहुत ही कसकर पकड़ लिया, जिससे महक को दर्द होने लगा। भोले बनने का नाटक मेरे सामने मत करो, मैंने सब देख लिया है। तुमने मीरा को यहां से भगाया है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ उसका बदला ले सको। यही सोचकर आज तुम यहां आई थी ना? इसलिए तुम ठीक शादी के कुछ वक्त पहले मीरा के कमरे में गई थी ना? क्या मीरा अपने कमरे में नहीं है? मीरा कहाँ चली गई? मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो बस वहां उसे कमरे में। महक ने इतना कहा ही था कि मृत्युंजय ने गुस्से में उसकी बात बीच में काट दी और उसके गले को अपने एक हाथ में लेते हुए बोला, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब मैं तुम्हारी बकवास 1 मिनट और नहीं सुनने वाला। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो है अपने परिवार की इज्जत, जिसे मैं तुम जैसी मामूली लड़की के लिए नहीं गंवा सकता। मृत्युंजय ने एक हाथ आगे किया तो राघव ने उसके हाथों में शादी का जोड़ा थमा दिया। मृत्युंजय ने वो कपड़े महक के मुंह पर फेंकते हुए कहा, गलती तुमने की है तो सजा भी तुम्हें ही भुगतनी होगी। तुमने मीरा और शनाया दोनों को भगाया है तो अब इसकी भरपाई तुम्हें खुद मेरी दुल्हन बनके करनी होगी। 10 मिनट, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। इस दुल्हन के जोड़े को पहनकर तैयार हो जाओ और शादी के मंडप में पहुंच जाओ, वरना मैं वो करूंगा जो तुमने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। मृत्युंजय उठकर वहां से जा रहा था, तभी महक ने फिर कहा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं?
और मैं मीरा और आपकी होने वाली बीवी। महक अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मृत्युंजय मुड़ा और महक के बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ उसका चेहरा ऊपर कर दिया। उसके चेहरे की काफी करीब आकर वो बोला, मैंने कहा ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल तुम चुपचाप इन कपड़ों को पहन लो वरना मुझे खुद तुम्हें ये कपड़े पहने होंगे जो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। 10 मिनट है तुम्हारे पास, अगर उससे 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो याद रखना ये कपड़े मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा और उतारूंगा भी खुद ही। 1 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था जिसका बदला महक मृत्युंजय से ले रही थी? क्या सच में शनाया और मीरा को भगाने के पीछे महक का हाथ था? क्या महक मृत्युंजय से शादी करने के लिए मान जाएगी? सुहागरात। सीसीटीवी फुटेज में महक को आखिरी बार मीरा के कमरे में जाते हुए देखा गया था, जिस वजह से मृत्युंजय को पूरा यकीन था कि मीरा और शनाया के भागने के पीछे महक का हाथ था। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मृत्युंजय ने जबरदस्ती महक को खुद से शादी करने पर मजबूर कर दिया। मृत्युंजय शादी का जोड़ा रखकर वहां से जा रहा था, तभी महक ने चिल्लाकर कहा, आप मेरे साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकते मिस्टर सारंग, मैं कोई गुड़िया नहीं हूं जो आपके कहने पर आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। महक को लगा था कि उसकी इस बात से मृत्युंजय को गुस्सा आएगा, लेकिन उससे बिल्कुल उल्टे मृत्युंजय जोर जोर से हंसने लगा। उसने राघव की तरफ कुछ इशारा किया, जिसके बाद राघव और सारे बॉडीगार्ड वहां से बाहर निकल गए। उन लोगों के जाते ही मृत्युंजय ने अपने फोन में महक को कुछ दिखाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम नहीं चाहेगी कि तुम्हारी वजह से इन्हें कोई भी नुकसान हो, तो अगर इन्हें बचाना चाहती हो तो चुपचाप मंडप में आकर शनाया की जगह लो, वरना तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। अपनी बात पूरी कर मृत्युंजय मुस्कुराते हुए वहां से मंडप में चला गया और दूल्हे की जगह बैठ गया। कुछ ही देर में घूंघट में दुल्हन भी आकर मृत्युंजय के बगल में बैठ गई। पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ ही देर में मृत्युंजय और महक 7 फेरों के इस पवित्र बंधन में हमेशा हमेशा के लिए बंध गए। जब मृत्युंजय महक के गले में मंगलसूत्र पहना रहा था, तब सबकी नजरों से बचते हुए महक ने धीमी आवाज में मृत्युंजय से कहा, आपको इन सब के बीच मेरे माँ पापा को नहीं घसीटना चाहिए था। अगर उन्हें कोई भी नुकसान हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, और जहां तक रही मीरा की बात, तो उसे भगाने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है और बहुत जल्द मैं ये बात साबित करके रहूंगी। मृत्युंजय को महक की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर जंग जीतने वाली वो मुस्कान अभी भी बरकरार थी। कुछ देर में शादी की हर रस्म खत्म होने के बाद दूल्हा और दुल्हन को घर के अंदर ले जाया गया। मृत्युंजय अंदर आया और बड़े ही रुडली उसने महक के दुपट्टे के साथ अपना गठबंधन खोल दिया और वहां से स्टडी रूम में चला गया। दुपट्टा खींचने की वजह से महक का घूंघट ऊपर आ गया। घूंघट के पीछे शनाया की जगह महक को देख घर का हर एक मेंबर चौंक गया था। मृत्युंजय की मां और पिता ये देखकर कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनके बेटे ने इन वक्त पर शनाया की जगह महक से शादी क्यों की थी, और अगर घूंघट के पीछे महक थी तो शनाया कहाँ थी। मृत्युंजय की चाची रचना ने आगे जाकर महक को पहचानते हुए पूछा, तुम तो वही लड़की हो ना जो 1 महीने पहले अपने भाई का रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी? तुम शनाया की जगह शादी के जोड़े में क्या कर रही हो, और शनाया कहाँ है? महक अभी भी शौक में थी। वो कोई जवाब देती उससे पहले ही पीछे से मृत्युंजय की भारी आवाज गरजी, शनाया और मीरा दोनों ही फिलहाल घर में नहीं है, दोनों ही शादी छोड़कर भाग चुकी है, और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें भगाने के पीछे इस 2 कौड़ी की लड़की का हाथ है, जिसकी सजा इसे मुझसे शादी करके मिली है, जिसे अब ये जिंदगी भर भुगतेगी। मृत्युंजय की मां उससे कुछ कहने वाली थी कि तभी मृत्युंजय ने एक नजर घूरकर उन्हें देखा, जिससे वो चुप हो गई। मृत्युंजय ने महक को खींचकर ऊपर वाले कमरे की तरफ धक्का देते हुए कहा, जाकर कमरे में मेरा इंतजार करो, तुम्हारा पति जल्दी तुमसे अपना हक मांगने आ रहा है। मृत्युंजय के चेहरे की हंसी अभी भी बरकरार थी। महक के पास फिलहाल मृत्युंजय की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप ऊपर के कमरे की तरफ चली गई। मृत्युंजय का कमरा सारंग विला का सबसे बड़ा कमरा था। उस कमरे में सुख सुविधा की हर एक चीज मौजूद थी, लेकिन उस कमरे का ऑरा बिल्कुल मृत्युंजय जैसा था, डार्क और डरावना। कमरे में हर जगह ग्रे और व्हाइट कलर का पेंट था। हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई थी और बिस्तर के ठीक ऊपर मृत्युंजय की एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी। उस कमरे को खास आज रात एक नए नवेले जोड़े के लिए सजाया गया था। बिस्तर पर फूलों की पंखुड़ियां थी और कमरे में हर जगह सेंटेड कैंडल लगाई हुई थी। उनकी खुशबू से पूरा कमरा भीनी महक से भर गया था, लेकिन फिर भी महक को वहां बहुत ज्यादा डर लग रहा था। महक आकर बैठी ही थी कि तभी कमरे का दरवाजा जोर से खोला गया और मृत्युंजय कमरे के अंदर आया। दरवाजा अंदर से बंद कर वो धीमे धीमे कदमों से महक की तरफ आगे बढ़ते चला गया। जैसे जैसे मृत्युंजय आगे बढ़ता गया, महक बिस्तर पर पीछे खिसकती चली गई।
पीछे खिसकते खिसकते अब महक के लिए जगह नहीं बची थी। मृत्युंजय ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे की साइड पर रखे और उसके चेहरे के करीब आकर बोला, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मृत्युंजय सारन के कैद में फंस चुकी हो, यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। महक ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप जैसा सोच रहे हैं मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। मीरा या शनाया के भागने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। अब तक मृत्युंजय शांत था, लेकिन उसके अंदर की उथल पुथल अभी भी जारी थी। महक की बातों ने उसके अंदर सुलग रही आग में घी का काम किया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो क्या वो सीसीटीवी फुटेज झूठ बोल रही है? क्या तुम ही वो आखिरी लड़की नहीं हो जो मीरा के कमरे में खाना लेकर गई थी? अगर तुम इस इरादे से नहीं आई थी तो आज तुम यहाँ क्या कर रही थी? क्यों आई थी तुम मीरा से मिलने के लिए? मृत्युंजय की ऊंची आवाज से महक डर चुकी थी। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके जवाब दिया, मेरे पापा को इस शादी की कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और मैं दोनों दुल्हनों को खाना देने गई थी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मैं मीरा और शनाया को खाना देने के बाद वापस चली गई थी। उसके बाद वो दोनों कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता। मेरा यकीन कीजिए प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। महक की बात सुन कुछ पल के लिए मृत्युंजय सोच में डूब गया, लेकिन फिर अपने ख्यालों को झटक वो फिर से बोला, झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूँ ये सब तुमने मुझसे बदला लेने के लिए किया है। आज से 1 महीने पहले तुम अपने उस मिडिल क्लास भाई का रिश्ता मेरी बहन मीरा सारन के लिए लेकर आई थी और मैंने तुम दोनों को बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया था इसी बात का बदला लेने के लिए। तुमने मीरा को अपने भाई के साथ भगा दिया ताकि मुझे नीचे दिखा सको, मेरे परिवार की बेइज्जती कर सको। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी होती। मेरा भाई सुधांशु आपकी बहन को भूलकर आगे बढ़ चुका है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। महक ने तुरंत अपने बचाव में जवाब दिया, लेकिन मृत्युंजय उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तुम कहोगी और मैं मान लूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं सब जानता हूं तुम जैसे गरीब मिडिल क्लास लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। तुमने भी ये सब कुछ पैसों के लिए ही किया है। यही तो तुम लोगों की फितरत होती है, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। महक कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही मृत्युंजय ने उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर आ गया। महक के कुछ बोलने से पहले ही मृत्युंजय ने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। महक बिस्तर पर जल बिन मछली की तरह छटपटा रही थी। वो मृत्युंजय को खुद से दूर धकेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन मृत्युंजय के जोर के आगे वो बहुत कमजोर थी। हर बीतते पल के साथ मृत्युंजय महक के साथ कठोर होता जा रहा था। उसे महक के दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसके सर पर तो बस पागलपन सवार था, महक को सजा देने का पागलपन। कुछ ही पल में महक का दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था और उसका ब्लाउज आधा निकल चुका था। धीरे धीरे मृत्युंजय महक के होठों से उसके कंधों की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब तक उसने ब्लाउज की डोरी और हुक खोल दिए थे। उसके हाथ महक की पीठ पर बेलगाम घोड़े की तरह घूम रहे थे। महक जोर से मृत्युंजय के कंधे को धक्का देकर उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो रही थी। कुछ देर छटपटाना के बाद महक के अंदर अब मृत्युंजय का मुकाबला करने की ताकत नहीं बची थी। वहीं हर पल के साथ मृत्युंजय का जुनून उसके दिमाग पर हावी होता जा रहा था। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। देर रात तक मृत्युंजय महक के साथ जबरदस्ती करता रहा और महक चाहकर भी उसे रोक नहीं पाए। मृत्युंजय थककर सो चुका था, लेकिन महक के दर्द और आंसुओं ने उसे सोने नहीं दिया। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपने बगल में लेते हुए मृत्युंजय को देखकर महक को खुद से घिन आ रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और चादर लपेटकर बाथरूम में चली गई। जब उसने आईने में अपने जिस्म को देखा तो कुछ पल के लिए वो खुद से ही नजरें चुराने लगी। महक के जिस्म का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां मृत्युंजय ने अपनी छाप न छोड़ी हो। आज महका खुद को ही आईने में नहीं देख पा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले उसने अपना सब कुछ एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से गंवा दिया था। अपने जिस्म पर लगे निशान पर हाथ रखते हुए महक ने खुद सही सवाल किया, क्यों? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने मीरा को नहीं भगाया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है? कुछ सोचकर महक की आंखें बड़ी हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में सुधांशु और मीरा एक दूसरे के साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो लोगों की इज्जत और मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता, और उसने खुद मुझसे कहा था कि वो अब मीरा के बारे में कभी नहीं सोचेगा, वो उसे भूल जाएगा। महक ख्यालों के भांवर में फंस चुकी थी। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि उसका भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन दूसरी तरफ मीरा का अचानक शादी से भाग जाना एक गुत्थी बना हुआ था। इन सब के बीच अचानक महक को अपने माँ और पापा का ख्याल आया।
मृत्युंजय ने उन्हें जान से मार देने की धमकी देकर महक से जबरदस्ती शादी की थी और महक ने अपने माता पिता और परिवार को बचाने के लिए मृत्युंजय से शादी के लिए हामी भरी थी। आई होप इस आदमी ने मेरे माँ पापा के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो कहाँ है? महक ने तुरंत अपना फोन ढूंढा और अपने पापा का नंबर डायल किया, लेकिन वो नंबर लगातार स्विच ऑफ जा रहा था, जिससे महक घबरा गई। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं इस आदमी ने उनके साथ कुछ? महक की आंखों में आंसू भर गए। अब मैं क्या करूं? माँ पापा को कहाँ ढूंढूं? कैसे खुद को बेकसूर साबित करूं? इस शादी से कैसे बाहर निकलूं? कैसे यकीन दिलाऊं कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था? महक अभी इन सब बातों के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। इस दस्तक को सुनते ही महक घबरा गई। वो जानती थी कि बाहर मृत्युंजय खड़ा था। क्या किया मृत्युंजय ने महक के माँ बाप के साथ? महक अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी? क्या सच में मीरा को भगाने वाला महक का भाई सुधांशु था? क्या अंजाम होगा महक और मृत्युंजय की इस जबरदस्ती वाली शादी का? महक का सच। आधी रात में महक बाथरूम में पिछले कुछ घंटे में उसके साथ जो भी कुछ हुआ उस बारे में सोच रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा बाहर से जोर से खटखटाया गया। अचानक हुई उस आवाज से महक घबरा गई, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। मृत्युंजय उससे घूरते हुए अंदर दाखिल हुआ। महक के पांव पीछे पीछे जा रहे थे और मृत्युंजय उसकी तरफ आगे कदम बढ़ा रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महक ने नाराजगी से मृत्युंजय से पूछा। मृत्युंजय ने जवाब में उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, देखने आया था कहीं तुमने बाथरूम में अपनी जान तो नहीं ले ली। मैं नहीं चाहता कि इतनी आसानी से तुम अपनी जान दे दो। वो क्या है? तुम्हें तड़पाने का सुख मैं खुद महसूस करना चाहता हूं। सो जाओ, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है क्योंकि कल से तुम्हें बहुत कुछ झेलना है। मृत्युंजय इतना कहकर बाथरूम से बाहर जा रहा था कि महक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आकर बोली, मेरे माँ पापा कहाँ हैं? मैं पापा का कॉल ट्राई कर रही हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा। क्या किया आपने उनके साथ? कहाँ है वो ठीक तो है ना? मृत्युंजय ने मुस्कुराकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और महक से पूछा, मैंने भी तो तुमसे कई बार पूछा कि मेरी बहन कहाँ है। क्या तुमने मुझे बताया? फिर मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? महक की आवाज अब रुवासी हो रही थी। अपने माँ पापा की चिंता उसे खाए जा रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे बता दीजिए कि मेरे माँ पापा कहाँ हैं। वो ठीक तो है ना? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ है। मृत्युंजय ने उसकी बाजू कसकर पकड़ ली और अपने करीब लाते हुए बोला, तुम मुझे बता दो कि मेरी बहन कहाँ है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ है। महक मृत्युंजय से गुजारिश करके थक चुकी थी। उसने मृत्युंजय को खुद से दूर किया और कहा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी बहन कहाँ है। मैं तो सिर्फ उसे खाना देने उसके कमरे में गई थी। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानती। बार बार महक के झूठ बोलने पर मृत्युंजय को गुस्सा आ रहा था। उसने महक को पीछे धक्का दिया और दीवार से लगाते हुए बोला, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम उसके कमरे में छुप छुप कर क्यों जा रही थी? तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे तुम उस कमरे में खाना देने नहीं चोरी करने जा रही हो? बताओ। महक ने सीधा सीधा जवाब दिया, मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे वहां पर देख ले और इस बात का गलत मतलब निकले। 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं नहीं चाहती थी कि आप में से कोई भी मेरा चेहरा देखे। लेकिन काम करना भी मेरे लिए बहुत जरूरी था। इस काम से मेरा घर चलता है और मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए तमाशा अवॉइड कर मैं सिर्फ चुपचाप अपना काम करना चाहती थी। बार बार महक के मुंह से झूठ सुनकर मृत्युंजय पक चुका था। उसने महक को साइड में धक्का दे दिया और वहां से जाते हुए बोला, ठीक है, बोलो, जितना झूठ बोलना है बोल दो। सच एक दिन बाहर जरूर आएगा। मीरा को तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे उस भाई सुधांशु के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ और सिर्फ तुम। मृत्युंजय तो अपनी बात कहकर वहां से चला गया, लेकिन महक निढाल होकर वहीं नीचे जमीन पर बैठ गई। क्यों मैं सुधांशु के साथ 1 महीने पहले इस सारंग विला में आई थी। वहीं से सारी मुसीबत शुरू हुई। काश मैं मिस्टर सारंग से कभी मिली ही नहीं होती। महक को 1 महीने पहले का वो दिन याद आया। महक का भाई सुधांशु और मीरा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जैसे ही सुधांशु को पता चला कि मीरा की शादी किसी और से होने वाली है, उससे रहा नहीं गया। उसने महक को अपने और मीरा के बारे में सब कुछ बता दिया। अपने भाई को उसका प्यार दिलाने के लिए महक उसे लेकर सारंग पीला पहुंची ताकि वो सबको मीरा और सुधांशु के बारे में बात कर उन्हें एक कर पाए। लेकिन मृत्युंजय जो गरीबों को पैरों की धूल समझता था, उसने महक और सुधांशु की बेइज्जती करके उन्हें घर
से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि मीरा ने तो सुधांशु को पहचानने तक से इनकार कर दिया, जिस वजह से सुधांशु का दिल बुरी तरह से टूट गया और उसने मीरा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाने का फैसला किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी महक 1 महीने बाद मृत्युंजय की शादी में कैटरिंग करने के लिए सारंग विला पहुंची थी, क्योंकि उसके पापा को इस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत जरूरत थी और इस काम से उनका घर चल रहा था। महक के ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी थी, जिसे निभाने के लिए उसे मजबूरन सारंग विला कल रात आना पड़ा था, जिसकी सजा वो अब भुगत रही थी। कुछ देर बाथरूम में ऐसे ही बैठे रहने के बाद महक अपनी जगह से उठी और बिस्तर पर जाकर सो गई। कुछ घंटे में सुबह हो गई। महक उठकर रेडी होने के लिए बाथरूम में चली गई। महक के पास अपने कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए वो नहाकर बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर निकली। जैसे ही महक बाथरूम से बाहर निकली, उसने दरवाजे पर मृत्युंजय को खड़ा पाया। अचानक मृत्युंजय को अपने सामने देख महक घबरा गई और फिसलकर नीचे गिरने को हुई, लेकिन मृत्युंजय ने उसे तुरंत अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया। डर के मारे महक ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं मृत्युंजय एकटक महक का चेहरा देखे जा रहा था। नहाने के बाद महक के चेहरे पर अलग सा ग्लो था। आज वो हर रोज से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से महक के शरीर से आ रही भीनी खुशबू मृत्युंजय को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। मृत्युंजय ने खुद को कंट्रोल किया और महक को खड़ेकर सार्कास्टिक वे में बोला, ऑलरेडी गिरी हुई हो और कितना गिरना चाहती हो। मृत्युंजय जब मन करे जैसे मन करे महक की बेइज्जती कर रहा था। वो सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं, उसके मन को भी तोड़ रहा था, लेकिन महक सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से चुप थी। मृत्युंजय बाथरूम में जा ही रहा था कि महक ने कहा, अब तो मैंने आपसे शादी भी कर ली, आपने जो जो कहा मैंने वो सब किया, अब तो बता दीजिए कि मेरे माँ पापा कहाँ हैं। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मेरी उनसे बात करवा दीजिए। मृत्युंजय ने बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम अपने माँ बाप से तब तक नहीं मिल पाओगी जब तक मुझे मेरी बहन नहीं मिलती, और जिस दिन मुझे मेरी बहन मिल गई तुम समझ लो कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और अगर मुझे मेरी बहन नहीं मिली तो तुम भी जिंदगी भर इसी चारदीवारी में घुटती तड़पती रहोगी। मृत्युंजय की बातों से महक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मृत्युंजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो महक के करीब गया और बाथरोब को पकड़कर बोला, ये तो मेरा बाथरोब है, मुझे नहाने के बाद चाहिए होगा, उतारो इसे। महक की पकड़ बाथरोब पर कस गई। उसने घबराते हुए कहा, मैं कैसे, मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहना है। मृत्युंजय एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ महक के गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तो क्या हुआ? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा ही नहीं। भूल गई क्या बीवी कल रात क्या हुआ था? मृत्युंजय की बेशर्मी भरी बातों से महक को गुस्सा आने लगा था। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आप जाए, मैं कुछ ही देर में बाथरोब यहाँ पर रख दूंगी। इतना कहकर महक क्लोजेट की तरफ चली गई। मृत्युंजय भी मुस्कुराते हुए बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। कुछ देर में महक एक साड़ी पहनकर तैयार हो गई और बाथरोब बाथरूम के बाहर रखते हुए बोली, आपका बाथरोब बाहर रख दिया है। महक इतना कहकर वहां से जा ही रही थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला और मृत्युंजय ने उस बाथरूम के अंदर खींच लिया। अचानक मृत्युंजय के ऐसा करने से महक घबरा गई। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। छोड़ दूंगा, बस एक बार मीरा मिल जाए, उसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। और तुम्हारे लिए भी यही सही होगा अगर तुम इस बात को अपने दिमाग में फिट कर दो कि तुम यहाँ पर जिंदगी भर के लिए नहीं, सिर्फ तब तक हो जब तक मुझे मेरी बहन नहीं मिल जाती। और हाँ, जब तक यहाँ हो तब तक मेरी गुलाम हो। तो गलती से भी अपने आप को इस घर की बहू या मेरी बीवी समझने की गलती बिल्कुल मत करना। मृत्युंजय महक की बेइज्जती पर बेइज्जती किया जा रहा था, लेकिन महक ने उसे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। महक की खामोशी मृत्युंजय को अपनी जीत लग रही थी। जीत की खुशी में मृत्युंजय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो अपने आप महक की तरफ झुक गया और उसके कंधे पर काटते हुए बोला, तुम्हारी ये चुप्पी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह मेरे सामने सर झुकाकर चुपचाप खड़ी रहा करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मृत्युंजय का हाथ धीरे धीरे महक की साड़ी की तरह बढ़ रहा था। महक इन सब से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन वो चाहकर भी मृत्युंजय को रोक नहीं सकती थी। मृत्युंजय ने महक की साड़ी के प्लीट खींचकर उससे खोल दिया और महक को गोद में उठकर फिर से बिस्तर पर ले आया। मृत्युंजय धीरे धीरे महक के करीब जा रहा था, लेकिन अब महक की बर्दाश्त की हाथ आ चुकी थी। उसने मृत्युंजय को खुद से दूर धकेलकर कहा, आप हर बार इस तरह मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। महक बिस्तर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मृत्युंजय ने फिर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, यह जबरदस्ती कैसे हुई? हम दोनों की तो शादी हो चुकी है और नए नए शादीशुदा जोड़ों के बीच तो ये सब होना तो बहुत कॉमन बात है।
मृत्युंजय की बात पर महक ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करे तो उसे भी मैरिटल रेप कहा जाता है, और आप इस वक्त मेरे साथ वही कर रहे हैं। मृत्युंजय ने महक का जबड़ा पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मृत्युंजय सारंग के सामने सर भी उठा सको? अपनी हद में रहो और चुप रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। महक इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मृत्युंजय ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ देर बाद जब मृत्युंजय का मन महक से भर गया तब वो बिस्तर से उठा और क्लोजेट में तैयार होने के लिए चला गया। महक ने भी अपने कपड़े ठीक किए और नीचे जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर में मृत्युंजय भी रेडी होकर क्लोजेट से बाहर आ गया। मृत्युंजय ने एक 3 पीस ब्लैक कलर का टक्सिडो सूट पहना हुआ था जिसमें मृत्युंजय काफी हैंडसम लग रहा था। एक पल को उसे देख महक की नजरें भी मृत्युंजय पर थम गई। कुछ देर तक जब महक ने अपनी नजर नहीं हटाई तो मृत्युंजय उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, क्या हुआ, इतने रोमांस से तुम्हारा मन नहीं भरा? वेल, अगर तुम्हारा और रोमांस करने का मन है तो तुम्हें रात तक इंतजार करना पड़ेगा। वो क्या है ना, मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूं, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। महक ने मृत्युंजय की बातों को अवॉइड किया और कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही महक सीढ़ियां उतर रही थी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े एक इंसान पर गई जिसे गार्ड घेर कर खड़े थे। उसे इंसान को देख महक के होश उड़ गए। कौन था सारंग विला के दरवाजे पर जिसे देखकर महक के होश उड़ गए? क्या महक मृत्युंजय से अपने माँ पापा का पता निकलवाने में कामयाब हो पाएगी? कैसा होगा शादी के बाद महक का अपने ससुराल में पहला दिन? लापता सुधांशु। मृत्युंजय की जली कटी बातें और उसका टॉर्चर सहन करने के बाद महक नीचे हॉल में आ रही थी, तभी उसने सारंग विला के दरवाजे पर किसी इंसान को देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। महक तेज कदमों से सीढ़ियां उतरी और दरवाजे की तरफ भागी। हॉल में इस वक्त मृत्युंजय की मां निर्जला जी, उसके पिता राजेंद्र जी, मृत्युंजय की चाची रचना, उनका बेटा विकल्प और मृत्युंजय के चाचा पीतांबर जी मौजूद थे। सब महक को इस तरह भागते देख अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। रचना मुंह बनाते हुए बोली, ये लड़की पागलों की तरह कहाँ भागे जा रही है? कहीं घर छोड़कर तो नहीं जा रही? निर्जला जी बोली, रचना तुम क्या बोल रही हो? लगता है कुछ हुआ है, चलो चलकर देखते हैं। सब लोग महक के पीछे पीछे गए। महक भागते हुए दरवाजे के पास आए और उस इंसान को गले लगाते हुए बोली, पापा पापा। महक को उस आदमी को पापा बुलाते देख सब समझ गए कि ये महक के पापा थे। इसी वक्त मृत्युंजय भी सीढ़ियों पर आ चुका था। उसने महक के पापा को दरवाजे पर देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट गई। महक के पापा शेखर जी ने महक को ऊपर से नीचे तक देखा। महक के गले में मंगलसूत्र था और मांग में सिंदूर। उसने बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई थी और वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही थी। उन्होंने महक के गाल सहलाते हुए कहा, महक बेटा तुम कहाँ थी? रात भर घर क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है तुम्हें लेकर तुम्हारी माँ और मैं कितने परेशान हो गए थे। और ये सब क्या है? मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, ये सब क्या हो रहा है? शेखर जी की नजर मृत्युंजय के पूरे परिवार पर गई। रचना अभी भी मुंह बनाए हुए शेखर को ऊपर से नीचे तक देख रही थी, जो बहुत सीधे सादे कपड़ों में दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। वहीं निर्जला जी, राजेंद्र जी और विकल्प के नजरें झुकी हुई थी। सब जानते थे कि कल महक के साथ जबरदस्ती हुई थी। जबरदस्ती उसकी शादी मृत्युंजय से करवा दी गई थी और इस बारे में शेखर जी को शायद कुछ भी नहीं पता था। शेखर जी की आंखों में चिंता देख निर्जला उन्हें कुछ कहने ही जा रही थी कि पीछे से मृत्युंजय ने कहा, आपको नहीं पता क्या? आपको तो पता ही होना चाहिए कि आपकी बेटी और आपके बेटे ने क्या गुल खिलाया है। शेखर जी मृत्युंजय को अजीब नजरों से देख रहे थे। उन्हें तो किसी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था, यहाँ तक कि वो तो ये तक नहीं जानते थे कि 1 महीने पहले क्या हुआ था, सुधांशु और मीरा का क्या रिश्ता था। मैं कुछ समझा नहीं सर, क्या मेरी बेटी से कल रात कोई गलती हो गई थी? क्या हमारी कैटरिंग सर्विस में कोई कमी रह गई थी? शेखर की बात का जवाब रचना ने दिया, कमी कैटरिंग सर्विस में नहीं, अपने बच्चों को संस्कार देने में रह गई है आपसे मिस्टर अवस्थी। रचना की बात सुन महक नजरें झुकाए अपने पिता के बगल में जाकर खड़ी हो गई। वहीं शेखर जी अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ये आप क्या कह रही है बहन जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मेरी महक से कोई गलती हो गई है? यहाँ पर हुआ क्या है? क्या आप मुझे साफ साफ बता सकती है? मृत्युंजय ने आगे आकर कहा, जरूर मिस्टर अवस्थी, मैं आपको बताता हूँ साफ साफ शब्दों में कि क्या हुआ है। वैसे तो जानता हूं कि इन सब में आप भी शामिल होंगे, लेकिन फिर भी जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं।
फिर भी आपके लिए एक बार दोहरा ही देता हूं ताकि यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि वो कौन है और उनकी औकात क्या है। ये कहते वक्त मृत्युंजय की नजरें महक पर थी। महक की आंखों में अब तक आंसू भर आए थे। वो किसी से नजरें नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में मृत्युंजय ने शेखर से कहा, आपकी इस बेटी ने मेरी बहन को घर से भगाया और साथ साथ मेरी होने वाली दुल्हन को भी भगा दिया, क्योंकि आपका प्यारा बेटा सुधांशु मेरी बहन मीरा से प्यार करता था और इसलिए इसने उन दोनों को ठीक मीरा की शादी के दिन भगाया ताकि हमारे परिवार की बेइज्जती हो। मृत्युंजय की बात सुन शेखर को बहुत गहरा सदमा लगा। शौक के मारे वो एक कदम पीछे चले गए। महक ने उन्हें संभालने की कोशिश की। पापा नहीं, ऐसी बात नहीं है पापा। लेकिन मृत्युंजय यही नहीं रुका, उसने आगे कहा, और इसलिए आपकी बेटी को एक सजा मिली है। एक ऐसी सजा जिसे वो जिंदगी भर के लिए भुगतेगी। पूरे रीति रिवाज से मैंने आपकी बेटी से शादी की है, उसे अपनी बीवी बनाया है। इसके गले में जो ये मंगलसूत्र है, मांग में सिंदूर है, ये मेरे नाम का है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मुझे मेरी बहन वापस नहीं मिल जाती। जिस दिन मुझे मेरी बहन मिल गई उस दिन आपकी इस बेटी को आपके घर वापस भिजवा दूंगा। शेखर को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे थे। उनका चेहरा देख सब समझ रहे थे कि वो बहुत ज्यादा परेशान थे। पहले महक का गायब होना, फिर इस तरह अचानक उसका मिलना और फिर पता चलना कि उसकी शादी मृत्युंजय से हो चुकी थी और उन सब पर मीरा के भागने का इल्जाम सुधांशु और महक पर लगना शेखर के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं था। लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने महक का पक्ष लिया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है मिस्टर सारंग, मैंने अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी परवरिश दी है। मुझे पूरा भरोसा है मेरी महक पर कि वो कभी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती जिस किसी की परिवार की इज्जत पर बनाए। मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि मेरी महक किसी लड़की को शादी के दिन घर से भगा सकती है, और न ही मेरा बेटा सुधांशु ऐसा कुछ कर सकता है। हो सकता है कि वो आपकी बहन को पसंद करता हो, लेकिन वो कभी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करेगा। महक के पापा उसके साथ खड़े थे। ये देख महक को फाइनली राहत की सांस मिली। उसने अपने पापा का हाथ पकड़ा और उनसे कहा, मैं भी कल से इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ पापा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कोई मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहा। आप एक काम कीजिए, आप सुधांशु को बुलाए, अभी के अभी यहाँ बुलाए ताकि सारी बात क्लियर हो जाए। महक की बात सुन शेखर फिर से परेशान हो गया। क्या सुधांशु तुम्हारे साथ नहीं है? लेकिन मुझे तो लगा कि वो तुम्हारे साथ है। वो तो कल से घर ही वापस नहीं लौटा। शेखर की बात सुन रचना तुरंत बोल पड़ी, लो हो गया ना सच से सामना, आखिरकार सच बाहर आ ही गया। सुधांशु अपने घर पर नहीं है। कल रात वो यहाँ महक के साथ नहीं था, इसका मतलब कि वो ही हमारी मीरा को लेकर भागा है और उन सब में उन दोनों की मदद इस लड़की ने की है। शेखर ने हाथ जोड़ लिए और कहा, नहीं बहन जी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरा बेटा मुझे पहले ही बता देता। मुझे पूरा यकीन है कि जरूर कोई गड़बड़ है। मृत्युंजय बाप बेटी की तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। उन दोनों की बातें सुन वो मन ही मन बोला, कितना ड्रामा करते हैं ये मामूली मिडिल क्लास लोग, इनके पास इतना फालतू वक्त आता कहाँ से है। मृत्युंजय मुड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया और चेयर पर बैठ गया। उसने बिना मुड़े कहा, अगर आप लोगों का ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो मुझे नाश्ता मिल सकता है। मुझे ऑफिस जाना है। आप लोगों के पास इन सब बातों के लिए फालतू टाइम होगा, मेरे पास नहीं है। और जहां तक रही सुधांशु और मीरा की बात, तो मेरे लोग उन्हें ढूंढ ही रहे हैं। जैसे ही आपका बेटा मिला मैं उसे जान से मार दूंगा। फिलहाल के लिए आप यहां से जा सकते हैं और तुम बीवी आओ और मुझे नाश्ता परोसो। महक अपने पापा का हाथ पकड़े कुछ देर के लिए वही खड़ी रही। जब महक वहां से नहीं हिली तो मृत्युंजय फिर चिल्लाया, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे नाश्ता चाहिए, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। एक नौकर मृत्युंजय को नाश्ता देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मृत्युंजय ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और लाल आंखों से महक की तरफ देखा। मृत्युंजय की इन गुस्से वाली नजरों को महक अच्छी तरह से पहचानती थी। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर उसके पापा के साथ और ज्यादा बदसलूक हो, इसलिए वो तुरंत मृत्युंजय को नाश्ता देने के लिए चले गए और अपने पापा को वहां से जाने के लिए कह दिया। शेखर वहां से जा ही रहे थे, तभी निर्जला जी ने उन्हें पीछे से पुकारा, शेखर जी मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ कि आपको महक की बहुत चिंता हो रही होगी, लेकिन आप निश्चिंत हो जाए, हम ये महक के माता पिता बनाकर उसका ख्याल रखेंगे। और जितना बुरा आप मृत्युंजय को समझते हैं वो उतना भी बुरा नहीं है। जिस दिन ये बात साबित हो जाएगी कि महक ने मीरा को घर से नहीं भगाया, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो महक को वही इज्जत और वही मान देगा जिसकी वो हकदार है। शेखर के चेहरे पर लाचारी साफ नजर आ रही थी। उसने दबी हुई आवाज में कहा, ऐसा ही हो तो अच्छा है बहन जी।
शेखर हाथ जोड़कर वहां से चली गई। वहीं महक ने सबको नाश्ता परोसा। मृत्युंजय ने अब तक नाश्ता कर लिया था, इसलिए वो ऑफिस जाने के लिए निकल गया। उसके जाते ही रचना ने फिर महक को ताने मारना शुरू कर दिया। रुको लड़की, सुबह से तुम कहाँ थी? नाश्ता भी सर्वेंट ने बनाया है, क्या तुम्हें पता नहीं कि ससुराल में पहले दिन रसोई की रस्म होती है? या फिर तुम्हें ये गलतफहमी है कि अमीर घर में शादी हो गई है तो अब तुम आराम से बैठकर रोटियां तोड़ोगी? जैसे ही रचना ने सुबह का जिक्र किया, महक का हाथ अचानक अपने कंधे पर चला गया जहां मृत्युंजय ने उससे बाइट किया था। वहां निशान अब तक नीला पड़ चुका था। महक ने पल्लू से उस निशान को छुपाते हुए कहा, माफ कर दीजिए चाचा जी, वो मैं तो जल्दी उठ गई थी लेकिन। महक अचानक बोलते बोलते रुक गई। तभी विकल्प ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, समझा करो मोम, नई नई शादी हुई है, दोनों को आपस में अकेले में थोड़ा वक्त चाहिए होगा, इसलिए भाभी को लेट हो गया। रचना ने विकल्प को आंखें दिखा दी, जिससे विकल्प चुप हो गया। वहीं निर्जला ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कल की रात तुम्हारे लिए कैसी रही होगी हम सब समझ सकते हैं। और रचना, ये जरूरी तो नहीं कि रसोई की रस्में आज ही होनी है, वो बाद में कुछ बना लेगी। निर्जला को महक की साइड लेते देख रचना ने मुंह बुला लिया और बोली, मैं अभी भी कह रही हूँ दीदी, आप गलत कर रही है इस नौकरानी को बहुरानी का दर्जा देकर। ये लड़की इस लायक नहीं है, आप देखना किसी दिन ये आपका भी भरोसा तोड़ेगी। और वैसे भी ये इस घर की बहू कभी बन ही नहीं सकती। मृत्युंजय ने इसे सिर्फ सजा देने के लिए अपनी पत्नी बनाया है, वो इसे अपनी बीवी मानता नहीं है। निर्जला ने भी रचना को जवाब दिया, वो माने या ना माने लेकिन उसने अग्नि को साक्षी मानकर महक के साथ साथ फेरे लिए हैं और चाहे ना चाहे दोनों शादी के पवित्र बंधन में बन चुके हैं। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं जो किसी के मानने न मानने से टूट जाएगा। निर्जला की बातों से रचना का मुंह बंद हो गया। सब ने नाश्ता किया और अपने अपने काम पर चले गए। निर्जला महक को लेकर अपने कमरे में चली गई, वहीं रचना भी अपने कमरे में जा चुकी थी। पीतांबर, राजेंद्र और विकल्प दोनों मृत्युंजय के पीछे पीछे ऑफिस जाने के लिए निकल पड़े थे। निर्जला अपने कमरे में महक से कुछ बात कर रही थी, वहीं महक किसी ख्यालों में खोई हुई थी। उसके दिमाग में इस वक्त कई सारी चीजें एक साथ चल रही थी। अगर सुधांशु मेरे साथ नहीं था तो वो कहाँ है? और क्या सच में वही मीरा को लेकर? और अगर नहीं तो अचानक वो कहाँ चला गया? अगर कहीं सच में सुधांशु और मीरा एक साथ हुआ तो मृत्युंजय सुधांशु को कुछ कर ना दे। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ है सुधांशु? क्या सच में मीरा और सुधांशु एक साथ है? क्या महक ढूंढ पाएगी उन दोनों को? महक का प्लान। महक निर्जला के साथ उसके कमरे में थी और सुधांशु और मीरा के बारे में सोच रही थी। तभी नीचे से रचना के चिल्लाने की आवाज आई, महक, महक कहाँ हो तुम? अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई हो? जल्दी नीचे आओ, तुम्हारे लिए सब इंतजार नहीं करेंगे। कहाँ हो तुम महक, जल्दी नीचे आओ। रचना की आवाज सुन निर्जला और महक दोनों हॉल में चले गए। महक के आते ही रचना ने उसके हाथों में झाड़ू और पोछा पकड़ा दिया। कहाँ आराम फरमा रही थी तुम? भूल गई क्या मृत्युंजय ने क्या कहा था? तुम इस घर की नौकरानी हो, बहुरानी नहीं। तुम्हें यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं लाया गया है। चुपचाप ये सब पकड़ और अपना काम शुरू करो। महक के साथ ये सुलूक होते देख निर्जला बीच में आ गई। रचना, ये क्या कर रही हो तुम? कोई नई नवेली दुल्हन से पहले ही दिन ऐसा काम करवाता है क्या? रचना ने निर्जला को टोक दिया। दीदी प्लीज आप मुझे मत सिखाए कि मुझे इस लड़की के साथ कैसे बिहेव करना है। वैसे भी मृत्युंजय को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है तो उसकी बीवी पर भी आपसे ज्यादा मेरा हक है। और कौन सी नई नवेली दुल्हन? जब मेरा मृत्युंजय ही इसे अपनी बीवी नहीं मानता तो ये इस घर की बहू कहाँ से हो गई? निर्जला रचना को कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी वहां पर एक मेड आ गई और उसने कहा, मैम वो महक मैम के फादर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। शेखर जी दोबारा सारंग विला आए थे, ये जानकर निर्जला चौंक गई। महक को भी अपने पापा की चिंता हो रही थी। पापा अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ पर आए थे, अभी दोबारा सब कुछ ठीक तो है ना? निर्जला ने कहा, ये तो वहां जाने पर ही पता चलेगा, चलो। दोनों बाहर आ गए जहां शेखर जी को सोफे पर बिठा रखा था। वो अपने साथ कुछ तोहफे लेकर आए थे। सबके आते ही शेखर उठकर नमस्ते करने लगे। शेखर को फिर से वहां देख रचना का मुंह बन गया, लेकिन शेखर ने सबको आदर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शेखर ने अपने साथ लाए हुए तोहफे निर्जला को देते हुए कहा, बहन जी माफी चाहता हूं दोबारा आने के लिए, और वो भी बिना बताए, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, तो सोचा क्यों ना अपनी बेटी के ससुराल वालों के लिए कुछ तोहफे ही ले जाऊं। जल्दी जल्दी में मुझसे जितना बन पाया मैं उतना किया है। निर्जला ने बहुत ही प्यार से कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं थी भाई साहब, आपको ये सारी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं ये शादी किस हालत में हुई है।
शेखर मुस्कुरा दिया, लेकिन रचना ने तुरंत कहा, वैसे भी इनमें होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा कोई मिडिल क्लास घर का सामान जिसकी हमारे घर पर कोई जरूरत नहीं है। ऐसे गिफ्ट्स तो हम अपने सर्वेंट तक को नहीं देते, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने इन लो क्लास गिफ्ट्स को यहां से लेकर जाए और खुद भी दफा हो जाए। अगर मृत्युंजय को पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। बार बार अपने पापा की इंसल्ट महक से सही नहीं जा रही थी, लेकिन उसके हाथ भी बंधे हुए थे। शेखर ने तुरंत रचना और निर्जला से कहा, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन मुझे एक और काम था। रचना फिर बोल पड़ी, देखा आ गए ना मुद्दे पर। जरूर पैसों की बात होगी, है ना? शेखर ने तुरंत कहा, नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल हमारे यहाँ रस्म होती है कि शादी के अगले दिन लड़की अपने मायके पग फेरे के लिए आती है और उसे उसका पति लेकर आता है। हम चाहते थे कि महक को भी पग फेरे की रस्म के लिए घर लेकर जाए। अब मृत्युंजय जी के पास तो इतना वक्त होगा नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद। रचना ने तुरंत उसकी बात काट दी, मृत्युंजय की इजाजत के बिना इस घर से ये लड़की कहीं नहीं जा सकती, और वैसे भी जब शादी ही सच्ची नहीं है तो इन सब रस्मों रिवाज का क्या फायदा? मुझे नहीं लगता कि इस पग फेरे के नाटक की कोई भी जरूरत है। शेखर का चेहरा उतर गया। वो जानता था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो महक के लिए इस घर में मुसीबतें और बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप ऐसी रस्मों में नहीं मानते तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं। शेखर दोबारा से खाली हाथ वहां से निकल गए। उन्हें जाते देखा महक भी उदास हो गई। ये देख निर्जला ने कहा, महक बेटा तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज शाम को मृत्युंजय को मना सकूं और तुम्हें पग फेरे के लिए अपने मायके भेज सकूं, ताकि तुम अपने माँ बाप से मिल सको। महक खुश होकर उसके गले लग गई। वहीं रचना ये सब होते हुए देख मुंह बनाने लगी। इस लड़की को तो मैं किसी भी हाल में इस घर में खुश नहीं रहने दूंगी। बहुत परेशान किया है इसने। इसके तो मैं होश ठिकाने लाकर ही रहूंगी। उसने पीछे से थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अब अगर सास बहू का मेलोड्रामा हो गया हो तो महक जल्दी से घर की सफाई करो, और हाँ, स्टोर रूम अच्छे से साफ करना, कितने दिनों से साफ नहीं हुआ, और उसके बाद तुम्हें ही आज रात का खाना बनाना है। निर्जला ने महक के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं बेटा। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगी। निर्जला ने प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए कहा, आंटी नहीं माँ कहो, अब मैं तुम्हारी भी माँ हूं। महक ने हाँ में सर हिलाया और निर्जला वहां से अपने कमरे में चली गई। महक ने घर की सफाई और स्टोर रूम की सफाई का काम शुरू कर दिया। इतने बड़े सारंग विला की सफाई करते करते महक को शाम हो चुकी थी और स्टोर रूम काफी गंदा था, जिस वजह से महक के कपड़े खराब हो चुके थे। वो पूरी ऊपर से नीचे तक धूल में सन चुकी थी। महक को रात का खाना भी बनाना था, इसलिए वो सारा काम निपटाकर सबसे पहले नहाने चली गई। कुछ ही देर में मृत्युंजय, विकल्प, पीतांबर और राजेंद्र घर लौट आए। मृत्युंजय ने आते ही हर तरफ नजरें घुमाई। उसे जब महक कहीं पर नहीं देखी तो वो छोटी आंखें कर अपने कमरे में चला गया। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, जिससे वो समझ चुका गया कि महक बाथरूम में थी। वो दबे पांव जाकर बालकनी में खड़ा हो गया और कुछ सोचने लगा, तभी उसका फोन बजा। जैसे ही मृत्युंजय ने फोन उठाया, सामने से किसी आदमी ने कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद मृत्युंजय की भौहें तन गई और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। वहीं उसी वक्त महक गुनगुनाते हुए बाथरूम से बाहर आए। महक को इस तरह खुश देख मृत्युंजय को एक अजीब सी चुभन होने लगी। बाहर आकर महक ने अपने बाल सुखाए और रात का खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी मृत्युंजय ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। अचानक किसी के खींचे जाने पर महक घबरा गई। जब उसने मृत्युंजय को सामने देखा तो चौंकते हुए बोली, आप यहाँ? मृत्युंजय ने अपने उसी रूखे अंदाज में कहा, ये मेरा कमरा है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, और याद ना हो तो तुम मेरी गुलाम हो, मैं तुम्हारा नहीं। वैसे क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। लगता है अपने फटीचे घर से इस महल में आकर कुछ ज्यादा ही खुश हो गई हो तुम। और हो भी क्यों ना, तुम जैसी लड़कियां पैसों के पीछे ही तो भागती है। तुमने ये सब पैसों के लिए ही तो किया था, है ना? महक मृत्युंजय के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहली बार उसने मृत्युंजय के खिलाफ बगावत की आवाज उठाई। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। महक का उल्टा जवाब सुन मृत्युंजय गुस्से में पागल हो गया। उसने महक की बाजू को कसकर पकड़ लिया, तो फिर मेरी बहन को क्यों भगाया? अगर पैसों से कोई मतलब नहीं था तो अपने भाई के साथ उसे क्यों भगा दिया? महक को बाजू में तेज दर्द होने लगा। वो अपना हाथ छुड़ाने की मशक्कत करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है। दर्द मुझे भी हो रहा है। मेरी बहन पिछले 24 घंटे से लापता है। कभी सोचा इस बारे में? नहीं।
मीरा की चिंता मुझे भी है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा भाई मीरा को लेकर नहीं भागा है और बहुत जल्द मैं ये साबित कर दूंगी। महक मृत्युंजय को समझने की नाकाम कोशिश की, लेकिन मृत्युंजय फिलहाल किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी बहन किसी और के साथ भागी है? तुम्हारे भाई के अलावा वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी बहन का कैरेक्टर खराब है? महक कोई जवाब देती उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। फोन पर किसी अजीत का नाम फ्लैश हो रहा था। मृत्युंजय ने गुस्से में उसका फोन पटक दिया और महक का जबड़ा पकड़ गुस्से में बोला, अगली बार कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना तुम्हारी जुबान काट कर रख दूंगा। महक का हाथ छोड़ मृत्युंजय वहां से बाथरूम में चला गया। महक भी इतनी घबराई हुई थी कि वो तुरंत नीचे हॉल में चली गई। किचन की तरफ जाते वो रुक गई और निर्जला से पूछा, माँ रात के खाने में क्या बनाऊं? विकल्प ने तुरंत अपनी फरमाइश महक के सामने रखी, भाभी डिनर के साथ कुछ मीठा भी बनाइएगा। मुझे खीर बहुत पसंद है, आप खीर बना देना। महक ने हाँ में सर हिलाया और फिर पूछा, और खाने में क्या क्या बनाना है? निर्जला ने कहा, बेटा तुम्हें जो मन करे वो बना दो। महक हाँ में सर हिलाकर किचन की तरफ जा ही रही थी, तभी रचना ने कहा, खीर में काजू और इलायची का इस्तेमाल मत करना, मृत्युंजय को इन दोनों चीजों से एलर्जी है। अगर तुम्हारे बनाए खाने की वजह से मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। महक ने हाँ में सर हिलाया और किचन में जाकर खाना बनाने में लग गई। उसने सारे शेफ को किचन से बाहर निकाल दिया और खुद अकेले ही सारा खाना बनाने में जुट गई। करीब 1 घंटे में महक ने सारा खाना बना दिया। अब तक सब लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए आ चुके थे। किचन से आ रही खुशबू मृत्युंजय को भी काफी अच्छी लग रही थी। महक ने जल्दी जल्दी सारा खान टेबल पर लगा दिया और सबको खाना सर्व करने लगी। खाने की खुशबू ने ही सबकी भूख बढ़ा दी थी, सब खाने पर टूट पड़े। मृत्युंजय को भी खाना बहुत अच्छा लगा। खाना खाने के बाद राजेंद्र और निर्जला ने महक को उसकी पहली रसोई का नेक दिया। मृत्युंजय खीर लेने ही जा रहा था कि तभी महक ने उसे रोक दिया, आप ये नहीं खा सकते। मृत्युंजय आग उगलती नजरों से महक को घूरने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम मुझे खाना खाने से रोकोगी? महक ने तुरंत कटोरी पीछे की और दूसरी कटोरी उसकी प्लेट में रखते हुए कहा, मैं आपको खाना खाने से नहीं रोक रही थी, उस खीर में काजू और इलायची थी, आपको उस एलर्जी है इसलिए आपके लिए बिना काजू और इलायची वाली खीर बनाई है। महक के जवाब से मृत्युंजय चुप हो गया और चुपचाप खीर खाने लगा। खाना खाने के बाद मृत्युंजय वहां से जा ही रहा था कि निर्जला जी ने पीछे से कहा, नई बहू को पहली रसोई का नेक दिया जाता है। मृत्युंजय, तुम महक को तोहफे में क्या दे रहे हो? मृत्युंजय ने बिना मुड़े ही कहा, उसे इस घर में रहने दे रहा हूं, यही बहुत बड़ा तोहफा है उसके लिए, वरना मेरी बहन को घर से भगाने के जुर्म में उसकी असली जगह तो जेल ही होनी चाहिए। मृत्युंजय की बात पर रचना मुस्कुराने लगी। तभी निर्जला जी ने फिर कहा, अब तक ये साबित नहीं हुआ कि मीरा को महक ने भगाया है, और जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक तुम महक के साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। वैसे आज शेखर जी चाहते हैं कि कल महक पग फेरे की रस्म के लिए उनके घर जाए। राजेंद्र जी ने निर्जला की बातों का समर्थन करते हुए कहा, मृत्युंजय तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, शादी के बाद लड़की को पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाना ही होता है। एक काम करो, कल तुम खुद महक को लेकर उसके घर चले जाओ। मृत्युंजय मुड़कर निर्जला, राजेंद्र और महक को तीखी निगाहों से घूरने लगा। महक को घबराहट हो रही थी, वहीं निर्जला का भी वही हाल था। कोई नहीं जानता था कि मृत्युंजय महक को उसके मायके जाने की इजाजत देगा या नहीं। महक ने मन ही मन कहा, प्लीज भगवान जी ये हाँ कह दे, अगर कल मैं यहाँ से निकली तभी पता लगा पाऊंगी कि सुधांशु कहाँ है और ये मांजरा क्या है। क्या होगा मृत्युंजय का फैसला? क्या वो पग फेरे की रस्म के लिए महक को अपने घर जाने देगा? महक सारंग विला से बाहर निकालकर सुधांशु और मीरा के बारे में कैसे पता लगाएगी? किसका फोन आया था मृत्युंजय को जिसके बाद उसका गुस्सा दोबारा बढ़ गया? महक की बढ़ती मुश्किलें। पहली रसोई के नेक के बहाने निर्जला ने मृत्युंजय से महक को उसके मायके ले जाने की रिक्वेस्ट की थी, जिस पर मृत्युंजय घूरकर राजेंद्र जी, निर्जला जी और महक को घूर रहा था। वही महक के दिल में डर था कि कहीं मृत्युंजय उसे जाने से रोक ना दे। हे भगवान, प्लीज ये हाँ कह दे ताकि मैं इस घर से बाहर निकालकर सुधांशु का पता लगा पाऊं, मुझे पता तो चले कि आखिर सुधांशु और मीरा एक साथ है भी या नहीं। सब लोगों की नजर मृत्युंजय पर टिकी हुई थी। रचना को पूरा भरोसा था कि मृत्युंजय कभी हाँ नहीं कहेगा। वही मृत्युंजय आग उगलती नजरों से सबको देख रहा था। कुछ देर बाद सोचकर उसने जवाब में कहा, ठीक है, अगर ये लड़की अपने मायके जाना चाहती है तो जा सकती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखिए कि मैं इसे इसके छोटे से घर में लेकर जाऊंगा।
मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। मृत्युंजय से इजाजत मिलते ही महक बहुत ज्यादा खुश हो गई। हाँ कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी, आपको मुझे छोड़ने आने की कोई जरूरत नहीं है। महक की खुशी देख मृत्युंजय के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेले छोड़ने की गलती नहीं कर सकता, विकल्प तुम्हारे साथ जाएगा। विकल्प कल इसे इसके घर छोड़कर आना और ध्यान रखना कहीं ये भाग न जाए। कुछ पल के लिए महक का चेहरा उतर गया, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश थी कि उसे इस घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा था। इससे भी ज्यादा उसकी खुशी की वजह ये थी कि वो मीरा और सुधांशु को ढूंढने में हाथ पैर मार पाएगी। रात बहुत हो चुकी थी, सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। निर्जला जाकर महक के गले लग गए और बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मृत्युंजय ने तुम्हें जाने की इजाजत दे दी। खैर चलो, अच्छी बात है, कल तुम आराम से अपने मायके हो आना। महक ने हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद निर्जला अपने कमरे में चली गई। वहीं अपने कमरे में बालकनी के पास खड़े मृत्युंजय ने फोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ, उसने कहा, महक कल अपने माँ बाप के घर जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने भाई से मिलने की कोशिश जरूर करेगी और तब हमें पता चल जाएगा कि वो चूहा कौन से बिल में छुपा है। उसके मिलते ही मुझे मेरी बहन भी मिल जाएगी और उसके बाद मुझे इस लड़की को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? उस आदमी ने सामने से कहा, जी बस आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं हमारे आदमियों को मैम के पीछे लगवा दूंगा, वो जहां भी जाएगी हमारे आदमी उन पर नजर रखेंगे। मृत्युंजय ने कॉल काट दिया और आसमान की तरफ देखकर बोला, बहुत हो गया तुम्हारा खेल महक अवस्थी, कल तुम्हारे खेल का दी एंड होगा और इस नकली और बनावटी रिश्ते का भी। फाइनली कल मुझे आजादी और चैन की सांस मिलेगी और तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए पैकअप होगा। एक तरफ मृत्युंजय महक को फंसाने के सपने देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ महक सुधांशु को कैसे ढूंढा जाए उस बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद महक कमरे में आ गई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो मृत्युंजय आराम से मुस्कुराते हुए बेड पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देख महक खुद में ही बोल पड़ी, ये हंसते भी है। आज पहली बार इन्हें हंसते हुए देखा है, वरना इनके चेहरे पर हमेशा या तो गुस्सा रहता है या तो अकड़ रहती है। लेकिन अचानक इस बंजर रेगिस्तान में गुलाब कैसे खिल गया? खैर जो भी हो, मैं तो बस इसी बात से खुश हूं कि कल मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिल जाएगा। महक आकर अपनी जगह पर लेट गई। उसे दूसरी तरफ मुंह करके लेट देखा मृत्युंजय ने लैपटॉप बंद कर दिया और साइड में रख दिया। महक इतनी थक चुकी थी कि लेटते ही कुछ ही पल में उसे नींद आ गई। मृत्युंजय भी लेट गया और उसने कमरे की बत्तियां बुझा दी। दोनों आराम से सोए हुए थे कि कुछ वक्त बाद मृत्युंजय को अपने ऊपर कुछ भारीपन महसूस हुआ। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो महक उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। महक को इस तरह अपने इतने पास देख मृत्युंजय के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसकी सांसें बार बार महक की सांसों से टकरा रही थी। वो चाहकर भी अपनी धड़कनों और सांसों पर काबू नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे वो महक के करीब जा रहा था और महक के जिस्म की भीनी खुशबू उसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। उसके थोड़े करीब जाकर अचानक मृत्युंजय को रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहा था। उसके दिल में महक को लेकर कौन से जज्बात पनप रहे थे। उसने अगले ही पल महक को खुद से दूर धकेल दिया और खुद को संभालते हुए बोला, नो वे, मैं इस फटीचर के प्यार में नहीं गिर सकता। भले ही इसकी शक्ल मासूम है, लेकिन नियत से ये बहुत शातिर है। आज तक इसने मुझसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। मुझे इससे दिल लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। मृत्युंजय ने दूसरी तरफ करवट ली और महक से मुंह मोड़कर सो गया। कुछ देर में मृत्युंजय भी गहरी नींद में था। अगली सुबह महक एक्साइटमेंट के मारे जल्द ही उठ चुकी थी। वो तुरंत फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होकर वो नीचे चली गई। महक ने मंदिर में जाकर सुबह की आरती की। उसकी आवाज से पूरे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी की लहर दौड़ गई। सब अपने अपने कमरे से महक की आवाज सुन बाहर निकल आए। महक ने आरती पूरी की और सबको प्रसाद दिया। रचना ने महक के हाथों से प्रसाद लेते हुए कहा, अच्छा हुआ आज जल्दी आ गई, सबके लिए नाश्ता तुम्हें ही बनाना है। महक ने खुशी से हाँ में सर हिला दिया और तुरंत किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। जल्दी जल्दी में महक ने तुरंत सारा नाश्ता बना दिया और टेबल पर सबको सर्व कर दिया। नाश्ता खत्म होने के बाद विकल्प ने महक से कहा, चलिए भाभी, अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। महक ने जल्दबाजी में कहा, बस थोड़ी देर, मैं अभी आती हूँ। रचना ने महक को ताना मारने का ये मौका भी नहीं छोड़ा। ओ लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर सब तुम्हारे नौकर हैं?
मेरे बेटे को ऑफिस जाना है और उसे देर हो रही है। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़े तो जल्दी करो, वो तुम्हारा पूरे दिन इंतजार नहीं करेगा। विकल्प ने रचना को समझाया, नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी अपनी फाइल्स वगैरह तैयार करनी है, मेरे पास थोड़ा वक्त है। कोई बात नहीं भाभी, आप अपना काम खत्म कर लीजिए। महक ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और रचना से बोली, वो चाचा जी, बात ऐसी है कि अभी तक ये जगह नहीं है। रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पता नहीं आज शायद देर हो गई तो मैं एक बार उन्हें जगा कर नाश्ता दे दूं, उसके बाद में भैया के साथ चली जाऊंगी। मृत्युंजय अब तक नहीं उठा था, ये सुनकर सब चौंक गए। निर्जला ने कहा, क्या मृत्युंजय अभी तक जागा नहीं? लेकिन वो तो रोज जल्दी उठ जाता है। महक ने तुरंत कहा, हाँ मैं भी वही देखने जा रही हूँ कि आज उन्हें इतनी देर क्यों हो गई। मैं उन्हें बुलाकर लेकर आती हूँ। महक जल्दी से कमरे में चली गई। मृत्युंजय अभी भी बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ सो रहा था। ये देख महका खुद ही बोल पड़ी, ये देखो मुझे जाने में देर हो रही है और ये अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं, पता नहीं आज इन्हें इतनी नींद क्यों आ रही है। महक मृत्युंजय के पास गई और उसे जगाने के लिए उसे हाथ लगाया ही था कि उसे एहसास हुआ कि मृत्युंजय का पूरा शरीर गर्मी से तप रहा था। महक ने उसके सर पर हाथ रखा और चेक किया तो पता चला कि मृत्युंजय को बहुत तेज बुखार था। महक ने तुरंत नीचे जाकर निर्जला को इन्फॉर्म किया, माँ शायद उन्हें बहुत तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला दीजिए प्लीज। मृत्युंजय को बुखार था, ये सुनते ही रचना घबरा गई। क्या मृत्युंजय को बुखार है? लेकिन अचानक उससे बुखार कैसे आ गया? वो तो कभी इतनी आसानी से बीमार नहीं पड़ता। पता नहीं चाची जी, कल रात तक सब ठीक था, ना जाने अचानक उन्हें इतना तेज बुखार कैसे आ गया। महक को घबराया हुआ देख विकल्प बोला, भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी डॉक्टर सक्सेना को कॉल कर देता हूँ, वो हमारे फैमिली डॉक्टर है, वो कुछ ही देर में आ जाएंगे। विकल्प ने डॉक्टर को कॉल किया और सब महक के साथ कमरे में चले गए। रचना ने आते ही मृत्युंजय का शरीर चेक किया तो उसका पूरा बदन बुखार से बुरी तरह से तप रहा था, लेकिन इसका इल्जाम भी रचना ने तुरंत महक पर लगा दिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरा मृत्युंजय कभी इस तरह बीमार नहीं पड़ता, लेकिन जब से तुम इस घर में आए हो सब कुछ गलत हो रहा है। तुमने मृत्युंजय के साथ ऐसा क्या किया कि उसे इतना तेज बुखार आ गया? बताओ मुझे। अभी महक पर से मीरा को भगाने का इल्जाम हटा भी नहीं था कि रचना ने उस पर मृत्युंजय को जानबूझकर बीमार करने का दूसरा इल्जाम लगा दिया। महक ये सुनकर घबरा गई। उसने तुरंत सफाई में कहा, नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं पता कि इन्हें बुखार कैसे आ गया। रचना महक के साथ और बहस करती उससे पहले ही निर्जला ने कहा, बस करो रचना, एक तरफ यहाँ मृत्युंजय बुखार में तप रहा है और तुम हो कि अभी भी ब्लेम गेम खेल रही हो। अगर तुम्हें मृत्युंजय की इतनी ही फिक्र है तो जाओ जाकर चेक करो कि डॉक्टर आए या नहीं, इस तरह महक पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। निर्जला की ऊंची आवाज से रचना तमतमा गई, गलत लड़की को शह दे रही है आप दीदी, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, जरूर इसी ने ऐसा कुछ किया होगा जिस वजह से मृत्युंजय बीमार हो गया। मैं बता रही हूँ आपको, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, खास करके इस लड़की को तो बिल्कुल नहीं। सब लोगों की बहसबाजी के बीच डॉक्टर जल्दी से कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने मृत्युंजय को चेक किया तो मृत्युंजय का शरीर बुखार से तप रहा था। मृत्युंजय को ठीक से चेक करने के बाद डॉक्टर ने सबसे कहा, लगता है मृत्युंजय को हाई वायरल हुआ है, इसी वजह से उसे बुखार भी आ गया है। आप लोगों को कुछ दिनों के लिए मृत्युंजय से दूर रहना होगा, वरना ये बीमारी आप सबको भी हो सकती है। मैं फिलहाल कुछ दवाएं लिख कर देता हूं, आप मृत्युंजय को वक्त दवाएं देते रहिएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन विकल्प को पकड़ा दिया। विकल्प ने तुरंत सारी दवाएं मंगवा ली। विकल्प प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवाई लेने के लिए चला गया था। मृत्युंजय की हालत देख बाकी सब भी बहुत परेशान थे। महक को मृत्युंजय का ख्याल रखने के लिए कहकर सब नीचे चले गए थे। महक मृत्युंजय के सिरहाने पर बैठी टेम्परेचर चेक कर रही थी। उसने थर्मामीटर मृत्युंजय के मुंह में रखा और ध्यान से मृत्युंजय को देखने लगी। कुछ सोचकर वो जल्दी से नीचे गई और नीचे से ठंडा पानी और कपड़े की पट्टियां लेकर कमरे में आ गई। जब महक ने थर्मामीटर चेक किया तो मृत्युंजय को 103 बुखार था। महक मृत्युंजय के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने लगातार ठंडे पानी की पट्टियां मृत्युंजय के सर पर रखी और उसे अच्छे से चादर से कवर कर दिया। महक थोड़ी उदास थी। उसने मन ही मन कहा, मुश्किल से एक मौका मिला था इस घर से बाहर निकलकर सुधांशु कहाँ है उसकी सच्चाई पता लगाने का, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर जाने के लिए दिल मान ही नहीं रहा। पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं, लेकिन अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
लगभग 2-3 घंटे बीत गए थे। महक अभी भी मृत्युंजय के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां लग रही थी। लगातार पट्टियां रखने की वजह से मृत्युंजय का बुखार अब काफी हद तक काम हो चुका था। महक अभी पानी बदलने के लिए नीचे ही जा रही थी कि तभी अचानक विकल्प घबराता हुआ कमरे में आ गया। उसे देखते ही महक बोल पड़ी, अच्छा हुआ भैया आप आ गए, आप इनकी दवाइयां लेकर आ गए। अगर इन्हें होश आ जाएगा तो इन्हें कुछ खिलाकर दवाई भी देनी है। विकल्प कुछ परेशान सा लग रहा था। ये देख महक ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप परेशान हैं, कोई बात हुई है क्या? विकल्प को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और कैसे बोले, लेकिन फिर भी उसने भारी गले के साथ कहा, वो भाभी आपको सभी घर वालों ने नीचे बुलाया है, आप जल्दी नीचे चलिए। विकल्प काफी सीरियस लग रहा था। महक ये देखकर थोड़ी सी शॉक थी, लेकिन वो जल्दी से उसके साथ नीचे चली गई। हॉल में जाकर देखा तो कुछ पुलिस वाले फीमेल कांस्टेबल के साथ वहां पर आए हुए थे। सारे घर वाले अजीब नजरों से महक को घूर रहे थे, जिससे महक को कुछ अजीब लग रहा था। जैसे ही महक नीचे आई, इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आप महक अवस्थी है? इतनी शाम को पुलिस सारंग विला क्यों आई थी? सारे परिवार वाले इस तरह से महक को क्यों घूर रहे थे? क्या महक पर कोई नई मुसीबत आने वाली थी या फिर पुलिस ने मीरा का पता लगा लिया था? किडनैपिंग का इल्जाम। महक मृत्युंजय की तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो पगफेरे की रस्म के लिए अपने घर नहीं लौटी, बल्कि उसने वहां रहकर मृत्युंजय का ख्याल रखना पसंद किया। महक मृत्युंजय के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी ताकि उसका बुखार काबू में आ सके। तभी विकल्प कमरे में आया और घबराते हुए महक को अपने साथ नीचे हॉल में ले गया, जहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी। वहां पहुंचते ही पुलिस इंस्पेक्टर ने महक से पूछा, क्या आपका नाम महक अवस्थी है? महक ने सारे घर वालों की तरफ देखा जो घुरकर उसे ही देख रहे थे। महक को ये सब कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसने हाँ में सर हिलाया और इंस्पेक्टर से कहा, जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम महक अवस्थी है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको मीरा के बारे में कुछ पता चला है या फिर क्या आपको मेरे भाई सुधांशु अवस्थी के बारे में कुछ पता चला है? इंस्पेक्टर ने फीमेल कांस्टेबल की तरफ इशारा किया, जिसके बाद वो फीमेल कांस्टेबल महक की तरफ आगे बढ़ी। उसने अगले ही पल महक के हाथों में हथकड़ी पहना दी और महक से कहा, आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अचानक हाथों में हथकड़ी देख में घबरा गई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, ये आप क्या कह रही है? मुझे क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं? आखिर मैंने किया क्या है? माँ, विकल्प भैया ये सब क्या कर रहे हैं? आप में से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? महक सबको मदद की गुहार लगा रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि कोई ना कोई उससे बचा लेगा। उसने उम्मीद भरी नजरों से सबकी तरफ देखा, लेकिन एक के बाद एक सबने अपनी नजरें झुका ली। निर्जला और विकल्प एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहीं पीतांबर, राजेंद्र सर झुकाए खड़े हुए थे और रचना ने महक की तरफ देखकर अजीब सा मुंह बना लिया था। सबके ऐसे रिएक्शन देख महक हक्का बक्का रह गई। उसने इंस्पेक्टर से कहा, मैंने किया क्या है इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बताइए तो मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? लगता है जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्या आप मुझे मीरा को भगाने के लिए अरेस्ट कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो मेरा यकीन कीजिए, मैंने मीरा को नहीं भगाया, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। इंस्पेक्टर ने महक से कहा, आपको मीरा सारंग को भगाने के जुर्म में नहीं बल्कि शनाया सोनवानी को किडनैप करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके पापा ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि शादी के दिन आपने शनाया सोनवानी को किडनैप किया और उन्हें अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है ताकि आप मिस्टर सारंग से शादी कर सके। इंस्पेक्टर की बात सुन महक चौंक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब ये शनाया कहां से बीच में आ गई। अब तक उसने शनाया के बारे में तो कभी सुना भी नहीं था। वो तो जानती भी नहीं थी कि शनाया कौन थी। महक ने इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश की, नहीं इंस्पेक्टर, ये झूठ है। मैं तो जानती भी नहीं कि शनाया सोनवानी कौन है। मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं, मैं उसे कैसे किडनैप कर सकती हूँ? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है कि किसी गलतफहमी के चलते आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। इंस्पेक्टर कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज सारंग विला में गूंजी। गलतफहमी इंस्पेक्टर को नहीं, तुम्हें हो रही लड़की। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारी बेटी को अगवा कर लोगी, उसे इतने वक्त तक छुपा कर रखोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? हमें सब पता चल चुका है, तुमने ही मेरी बेटी को किडनैप किया है ताकि तुम शादी में उसकी जगह ले सको, और क्या पता ये तुम्हारी और मृत्युंजय की मिली भगत हो। कुबेर सोनवानी अपने बेटे विद्युत सोनवानी के साथ वहां पहुंच चुका था। महक के हाथों में हथकड़ी देख वो बहुत खुश हो रहा था। महक ने उस आदमी से रिक्वेस्ट की, नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने आपकी बेटी को किडनैप नहीं किया। मैं तो उसे जानते भी नहीं हूं, मैं उसे कैसे किडनैप कर सकती हूं?
और उस दिन जो कुछ भी हुआ वो। लेकिन कुबेर सोनवानी ने महक की बात बीच में ही काट दी। तुम्हें क्या लगता है लड़की, तुम कोई भी कहानी बनाकर सुना दोगी और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? नहीं, हमारे पास सबूत है ना इंस्पेक्टर साहब। हमारे पास इस बात का सबूत है और गवाह भी कि आखिरी बार शनाया को तुम्हारे ही साथ देखा गया था। तुमसे मिलने के बाद ही हमारी बेटी गायब हुई है। ये बात सुन महक शॉक थी। उसे तो पता भी नहीं था कि वो कब शनाया से मिली थी। इंस्पेक्टर ने एक वीडियो घर के सारे लोगों को दिखाया और कहा, ये देखिए, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि शनाया सोनवानी और महक अवस्थी दोनों सीढ़ियों पर एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिसके बाद महक अवस्थी उन्हें अपने साथ लेकर कहीं चली गई। उस वीडियो को देखकर सबकी नजरें महक पर टिक गई। वही महक उस वीडियो को देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। उसने निर्जला की तरफ देखते हुए कहा, माँ, ये सच नहीं है। हाँ, मैं उनसे मिली जरूर थी, लेकिन मैं तो जानती भी नहीं थी कि ये शनाया सोनवानी है। विकल्प भैया, आप तो मेरी बात का यकीन कीजिए। महक ने इंस्पेक्टर को समझने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, मैं मानती हूँ कि मैं आखिरी बार इस लड़की से मिली थी, लेकिन इन्होंने मुझे बाहर जाने का पीछे का रास्ता पूछा था। मैं तो बस उन्हें बैक गेट तक छोड़ने के लिए गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो ब्यूटिशियनिस्ट है और उन्हें बैक गेट से एंट्री और एग्जिट करने के लिए कहा गया है। महक अपनी सफाई पर सफाई दे रही थी, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक किसी ने महक के घर पर एक जोरदार चांटा मार दिया। महक के गाल पर उंगलियों के निशान छप चुके थे। जब उसने नजर उठाकर देखा तो सामने रचना खड़ी हुई थी। रचना ने घिन भरी नजरों से महक को देखा और बोल पड़ी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर की बहू पर इस तरह का आरोप भी लग सकता है, लेकिन तुम्हारी वजह से आज तक जो सारन विला में नहीं हुआ, आज वो हो रहा है। इस घर की बहू को पुलिस अरेस्ट करके लेकर जा रही है। जब से तुम इस घर में आए हो, सिर्फ मनहूसियत छाई हुई है। अच्छा होगा अगर तुम इस घर से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। महक की आंखों में अब तक बड़े बड़े आंसू भर चुके थे। वो सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इंस्पेक्टर ने फीमेल कांस्टेबल को महक को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा। फीमेल कांस्टेबल महक को साथ लेकर जा रही थी, तभी महक ने कहा, एक मिनट, प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप सिर्फ एक बार मुझे मेरे पति से बात करने दीजिए। प्लीज सिर्फ एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए। महक कांस्टेबल और इंस्पेक्टर से विनती कर रही थी, लेकिन उन दोनों ने ही महक की बात मानने से इनकार कर दिया। सॉरी, अब आपको जो भी करना है वो पुलिस स्टेशन जाकर करिए। हम आपको कोई रियायत नहीं दे सकते। हमारे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। हमें आपको अभी गिरफ्तार करके लेकर जाना होगा। महक ने फिर से इंस्पेक्टर से कहा, मैं आपकी बात समझ रही हूं इंस्पेक्टर, बस 1 मिनट की बात है। मुझे एक बार उनसे बात कर लेने दीजिए, उसके बाद आप अपनी कार्यवाही कर लीजिएगा। मैं आपको नहीं रोकूंगी। महक जाने से पहले मृत्युंजय से मिलना चाहती थी, उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन इसी बीच रचना उसके और इंस्पेक्टर के सामने आकर खड़ी हो गई और महक से बोली, कोई जरूरत नहीं है मेरी जय से मिलने की, और वो इस बात में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। पहले तुमने मीरा को भगाया और फिर शनाया की किडनैपिंग की, वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा। रचना ने फिर इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर, इस लड़की को अभी के अभी यहां से ले जाइए। आप इसके साथ जो कार्यवाही करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फीमेल कांस्टेबल जबरदस्ती महक का हाथ खींचते हुए उसे घर से बाहर ले गई। रचना आराम से मुस्कुराते हुए ये सब होता हुआ देख रही थी। निर्जला और विकल्प एक दूसरे की तरफ देखकर बेबस महसूस कर रहे थे। उनका दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि महक ऐसा कुछ कर सकती थी, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने वीडियो में देखा उसे वो झुकाला भी नहीं सकते थे। इंस्पेक्टर के साथ साथ कुबेर सोनवानी और विद्युत सोनवानी भी वहां से चले गए। उन सबके जाने के बाद विकल्प ने निर्जला से कहा, चाची, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि भाभी ऐसा कुछ कर सकती है। मुझे लग रहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उन पर गलत इल्जाम लगाया गया है। निर्जला ने भी दबी नम आवाज में कहा, मुझे भी यही लग रहा है बेटा। मैंने महक के साथ सिर्फ चंद घंटे बिताए हैं, लेकिन मैं उस बच्ची के दिल को जान चुकी हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिन सबूत को हमने देखा है उसे गलत भी साबित नहीं किया जा सकता। अगर मृत्युंजय यहाँ होता तो अभी भी कुछ हो सकता था, लेकिन उसकी हालत भी तो तुम जानते हो। निर्जला की बात सुन रचना ने ताना मारते हुए कहा, थैंक गॉड आपको ये तो पता है कि आपका बेटा किस हालत में है दीदी, वरना मुझे तो लगा था कि इस लड़की के चक्कर में आप अपने बेटे को भूल ही गई है। मैं आप सब से हाथ जोड़कर कह रही हूँ, जय उठेगा तो उसे इस बारे में कोई कुछ भी ना बताए। मैं नहीं चाहती कि घर की इज्जत के खातिर ही सही, लेकिन वो पुलिस स्टेशन से उस लड़की को छुड़ाने के लिए जाए। जो गुनाह उसने किया है उसकी सजा तो इस लड़की को मिलनी ही चाहिए। निर्जला और राजेंद्र अपने कमरे में चले गए। विकल्प भी परेशानी में कमरे में जाकर महक के बारे में सोच रहा था।
मृत्युंजय इस वक्त सो रहा था और रचना महक के जाने की खुशी मना रही थी। अच्छा हुआ ये बला हमेशा के लिए इस घर से टल गई। मैं चाहती हूँ कि अब ये लड़की वापस लौटकर कभी इस घर की तरफ देखे भी नहीं। आखिर सबको पता चल ही गया कि वो लड़की कितनी बड़ी चालबाज है। फाइनली अब उस लड़की का मनहूस साया हमारे सारंग विला से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया। महक को अब तक पुलिस स्टेशन ले आया गया था। फीमेल कांस्टेबल ने महक को जेल में बंद कर दिया था। महक रोती बिलखती जेल की सलाखों के पीछे अभी भी चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आवाज लगा रही थी। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन वहां पर कोई भी महक की बात सुनने को तैयार नहीं था। महक रोती हुई वहीं जमीन पर गिर पड़ी। सर कहाँ हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। महक बहुत रो रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। रोते रोते अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो फिर भी बड़बड़ाए जा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या होगा जब मृत्युंजय को पता चलेगा कि शनाया को किडनैप करने के जुर्म में महक को जेल में डाल दिया गया था? क्या महक ने सच में शनाया को किडनैप किया था या फिर ये किसी की चाल थी महक को फंसाने के लिए? क्या मृत्युंजय महक को बेकसूर साबित कर घर वापस ला पाएगा? क्या वो उसकी मदद करेगा? महक बेकसूर है। पुलिस महक को अरेस्ट करके ले जा चुकी थी। महक जाते वक्त मृत्युंजय से बात करना चाहती थी, लेकिन रचना ने ऐसा होने नहीं दिया। महक को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया था। महक की हालत रोने की वजह से बहुत खराब हो चुकी थी। वहीं मृत्युंजय इन सबसे अनजान सारंग विला में अभी भी सोया हुआ था। सारंग विला में महक के लिए निर्जला और विकल्प दोनों परेशान हो रहे थे। शाम के करीब 8 बजे के आसपास मृत्युंजय की नींद खुली। उसने उठते ही महक को आवाज लगाए, महक, महक कहाँ हो तुम? मृत्युंजय महक का नाम लेकर चिल्ला रहा था। रचना जो कि मृत्युंजय के कमरे के पास से ही गुजर रही थी, उसने मृत्युंजय की आवाज सुन कहा। मृत्युंजय को इतनी जल्दी होश आ गया और होश में आते ही महक का नाम पुकारने लगा। अगर इसे पता चल गया कि महक को पुलिस लेकर गई है तो वो उसे छुड़ाने जरूर जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कुछ सोचकर रचना मृत्युंजय के कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मृत्युंजय अभी भी काफी कमजोर लग रहा था। वो उठकर बिस्तर पर बैठा और आसपास देखने लगा। मृत्युंजय की आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें आ रही थी। जब वो बेहोश था उसने एक बार आंखें खोलकर देखा था, महक उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी। मृत्युंजय इसी बारे में सोच रहा था कि तभी रचना कमरे के अंदर दाखिल हुई। जय बेटा, तुम्हें होश आ गया। मैं बता नहीं सकती कि तुम्हें ठीक देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं तो डर ही गई थी। वैसे अचानक तुम्हें इतना तेज बुखार कैसे आ गया? लगता है शायद पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से तुम। रचना यहाँ वहां की बातें कर मृत्युंजय को भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मृत्युंजय ने सीधे सपाट लहजे में पूछा, महक कहाँ है? मृत्युंजय बार बार महक का ही नाम ले रहा था। ये देख रचना को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत जवाब में कहा, वो यहाँ पर क्यों होगी? आज तो उसे पगफेरे के लिए वापस अपने घर जाना था ना? तुमने ही तो उसे इजाजत दी थी, फिर वो यहाँ क्यों रुकती? वो तो कब की अपने मायके चली गई। रचना की बात सुन मृत्युंजय कंफ्यूज हो गया। क्या महक अपने मायके चली गई? लेकिन मैंने तो कुछ वक्त पहले महसूस किया था वो यही थी मेरे पास। क्या मैं कोई सपना देख रहा था या फिर? मृत्युंजय को सोच में डूबा देख रचना ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये जानकर कि महक उसे इस हालत में अकेला छोड़कर चली गई थी, मृत्युंजय को काफी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में ही रचना से कहा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मृत्युंजय सारंग अभी इतना भी कमजोर नहीं हुआ कि किसी को उसे सहारा देना पड़े। आप जाए, मैं ठीक हूँ। रचना मृत्युंजय को गुस्से में देख खुश थी। वो जान चुकी थी कि मृत्युंजय महक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। रचना मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। दरअसल मृत्युंजय ने उस आदमी को कॉल लगाया था जिसे उसने महक के पीछे जाने के लिए कहा था, ताकि वो सुधांशु का पता लगा पाए और मीरा तक पहुंच जाए। जैसे ही उस आदमी ने फोन उठाया, मृत्युंजय ने कहा, तो क्या खबर मिली है? क्या वो लड़की अपने भाई से मिलने गई थी? मीरा उस लड़के के साथ ही है ना? क्या तुम्हें उनके ठिकाने के बारे में पता चला? कहाँ छुपा बैठा है वो चूहा? मुझे जल्दी से उसका पता बताओ ताकि उसे उसके बिल में से बाहर निकालकर मैं अपनी बहन तक पहुंच सकूं। उस आदमी को मृत्युंजय की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैडम तो अपने मायके गई ही नहीं। इनफैक्ट मैंने सुबह से नजर रखी हुई है, वो अब तक घर से बाहर तक नहीं निकली।
उस आदमी की बात सुन मृत्युंजय कंफ्यूज हो गया। क्या महक घर से बाहर नहीं निकली? क्या तुम शो हो? कहीं वो किसी और के साथ? उस आदमी ने कहा, नहीं सर, आपके घर आज कोई नहीं आया था सिवाय पुलिस के। इसके अलावा मैंने सुबह से घर पर नजर रखी हुई है, मैडम घर से बाहर नहीं निकली। मृत्युंजय को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। दरअसल उस आदमी ने पुलिस को महक को जीप में डालकर वहां से ले जाते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो नहीं जानता था कि महक को पुलिस अरेस्ट करके लेकर गई थी। मृत्युंजय ने फोन काट दिया और गुस्से में बेड पर पटक दिया। कहाँ गई महक? अगर वो पग फेरे के लिए अपने घर गई थी तो वो घर से बाहर कैसे नहीं निकली? मेरे आदमी ने उसे जाते हुए कैसे नहीं देखा? कौन झूठ बोल रहा है? कुछ तो है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। दिन का वक्त हो चुका था। मृत्युंजय बेड से नीचे उतरा। हालांकि वो अभी भी कमजोर था, लेकिन जैसे तैसे वो डाइनिंग टेबल तक पहुंच ही गया। आज डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए कोई भी नहीं आया था। सब महक के इस तरह से अरेस्ट हुए जाने पर परेशान थे। मृत्युंजय ने आकर एक नौकर से पूछा, सब कहाँ है और अभी तक डिनर के लिए क्यों नहीं आए? उस नौकर ने कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। मृत्युंजय का शक अब गहरा होता जा रहा था। उसने पूरे घर में चिल्लाना शुरू कर दिया, महक, महक कहाँ हो तुम? मृत्युंजय की आवाज सुन धीरे धीरे सब अपने अपने कमरे से बाहर निकल आए। वहीं मृत्युंजय घर के हर कोने में महक को पुकारता हुआ उसे ढूंढ रहा था। रचना जैसे ही कमरे से बाहर आई वो शॉक हो गई। मैंने तो मृत्युंजय से कहा था कि वो पग फेरे के लिए अपने मायके गई है, फिर वो इस वक्त उसे क्यों ढूंढ रहा है? कहीं से सच तो नहीं पता चल गया? रचना घबराते हुए कमरे से बाहर निकली। मृत्युंजय अभी हर कमरे में महक को ढूंढ रहा था। सबके बाहर आते ही मृत्युंजय हॉल में आ गया और सबके बीच खड़े होते हुए पूछा, महक कहाँ है? मैं जानता हूं कि वो पग फेरे के लिए अपने घर नहीं गई। अब आप लोग मुझे सच्चाई बता रहे हैं या फिर मुझे अपने तरीके से पता करनी होगी। कहाँ है महक? निर्जला और विकल्प घबराए हुए थे, वहीं राजेंद्र और पीतांबर परेशान थे। रचना के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देख मृत्युंजय ने गुस्से में कहा, अब आप लोग कुछ बोलेंगे? कहाँ है महक? मैंने पूछा, कहाँ है महक? सबको चुप देख विकल्प बोल पड़ा, भाई वो दरअसल पुलिस इंस्पेक्टर आया था, वो भाभी को अरेस्ट करके ले गया। विकल्प की बात सुन मृत्युंजय चौंक गया। व्हाट? पुलिस महक को अरेस्ट करके ले गई? लेकिन क्यों? और बिना मेरी इजाजत के पुलिस उसे लेकर जाने वाली होती कौन है? वो लड़की मेरी इजाजत के बिना इस घर के बाहर कदम नहीं रख सकती, आप सब जानते हैं ना? विकल्प ने जवाब में कहा, भाई हम जानते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर के पास भाभी के खिलाफ अरेस्ट वारंट था। वो दरअसल सोनवानी ने भाभी के खिलाफ कंप्लेंट की और ये कहा कि भाभी ने शनाया को किडनैप किया है, इसलिए पुलिस उन्हें अपने साथ। मृत्युंजय का गुस्सा इस वक्त हद से बढ़ चुका था। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तो मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मैं बीमार था, मर नहीं गया था कि आप लोग मुझे बिना बताए इतना सब कुछ होते हुए देखते रहे? मृत्युंजय के इस रिएक्शन पर हर कोई शॉक था। एक तरफ निर्जला और विकल्प को लग रहा था कि मृत्युंजय का ये गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसके मन में महक के लिए बढ़ रही फिक्र बोल रही थी, लेकिन रचना का दिल कुछ और ही कह रहा था। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी निर्जला ने कहा, महक जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन रचना ने मना कर दिया। रचना इसी बात से डर रही थी कि अगर मृत्युंजय को पता चल गया तो क्या होगा। उसने मृत्युंजय के कुछ कहने से पहले ही सफाई दे दी, वो दरअसल जय, मैं नहीं चाहती थी कि इस हालत में तुम ज्यादा परेशान हो, इसलिए मैंने उस लड़की को तुमसे मिलने से रोक दिया। वैसे भी पुलिस ने हमें सबूत दिखाए थे, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि शनाया के गायब होने से पहले वो लड़की ही उससे मिली थी, और जब वो मीरा को भगा सकती है तो शनाया को क्यों नहीं? मुझे पुलिस की बात पर यकीन था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो जाने से पहले तुमसे मिले। मृत्युंजय ने एक नजर रचना को घूरा, जिसके बाद रचना चुप हो गई। मृत्युंजय ने ठंडी आवाज में कहा, ये फैसला मेरा होगा कि वो यहाँ रहेगी या जेल में, किसी और का नहीं। अब मैं इस मामले को अपनी तरह से हैंडल करूंगा। सबसे बात करने के बाद मृत्युंजय वहां से स्टडी रूम में चला गया। अंदर जाते ही उसने किसी को कॉल लगाया, मुझे शनाया के गायब होने की सारी रिपोर्ट चाहिए। वो कब, कहां, कैसे गई, किसके साथ गई, हर एक बात मुझे जाननी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सब में सच में महक अवस्थी का हाथ है या नहीं। मृत्युंजय ने फोन काट दिया और टेबल पर रख दिया। वो आराम से कुर्सी पर बैठा और सर पीछे टिकाते हुए बोला, महक अवस्थी, अगर शनाया को भगाने में सच में तुम्हारा हाथ होगा तो तुम याद रखना, तुम्हारी जिंदगी नरक से बदतर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मृत्युंजय गुस्से में था, इसलिए किसी ने उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बल्कि सब वही बाहर हॉल में बैठे रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला था। एक तरफ मृत्युंजय बहुत गुस्से में था, दूसरी तरफ महक जेल में डरी।
घबराई हुई थी और घर में सब मृत्युंजय और महक को लेकर परेशान थे। इस बात को लगभग 4 घंटे बीत चुके थे। रात के 12 बजे रहे थे। मृत्युंजय अभी भी स्टडी रूम में बिना कुछ खाए बैठा हुआ था और उस आदमी के कॉल का इंतजार कर रहा था जिसे उसने शनाया के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। मृत्युंजय ने घड़ी की तरफ देखा, वो फोन उठाकर किसी को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजा। मृत्युंजय ने तुरंत फोन उठाया तो सामने से उस आदमी ने कहा, सर जैसा आपने कहा था मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, जो प्रूफ मुझे मिले हैं वो मैंने आपको मेल कर दिए हैं, आप एक बार देख लीजिए। मैडम बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया, शनाया सोनवानी कभी किडनैप हुई ही नहीं थी। मैंने सारी चीज आपको भेज दी है। मृत्युंजय ने तुरंत कॉल काटा और अपना लैपटॉप ऑन किया। उसने मेल खोला और उसमें उस आदमी के भेजे हुए सारे एविडेंस देख लिए। उन एविडेंस को देखने के बाद मृत्युंजय की मुट्ठियां कस गई। उसने गुस्से में कहा, कुबेर सोनवानी इस बार तुमने अपनी हद पार की है। तुमने सारंग परिवार पर उंगली उठाने की कोशिश की है, अब इसकी सजा तुम्हें अपना पूरा का पूरा हाथ गवा कर भुगतनी नहीं होगी। मृत्युंजय ने फिर से उस आदमी को कॉल किया और उससे कुछ कहा। थोड़ी देर बाद मृत्युंजय ने वो सारे एविडेंस पेन ड्राइव में ले लिए और वहां से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल गया। बाहर हॉल में अभी भी सब परेशान बैठे हुए थे। किसी ने भी अब तक खाना नहीं खाया था, सब मृत्युंजय के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। जैसे ही मृत्युंजय बाहर आया, विकल्प ने कहा, भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ खा लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है। मृत्युंजय ने कुछ नहीं कहा और कार की चाबी उठा ली। ये देख रचना ने उसका रास्ता रोक दिया। कहाँ जा रहे हो तुम मृत्युंजय, और वो भी आधी रात को? कहीं तुम उस लड़की को जेल से वापस लाने तो नहीं जा रहे? तुम ऐसा नहीं कर सकते, उस लड़की ने गलती की है, उसे सजा भुगतनी ही होगी, क्योंकि वो सारंग परिवार की बहू है, तुम उसे इस घिनौने जुर्म से बचा नहीं सकते। मृत्युंजय ने रचना और सबकी तरफ देखकर सिर्फ एक जवाब दिया, महक बेकसूर है, उसने शनाया को किडनैप नहीं किया। पहली बार मृत्युंजय ने सबके सामने महक की साइड ली थी। ये देख निर्जला और विकल्प के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और ये सुनने के बाद कि महक निर्दोष थी, उन दोनों की खुशी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। वहीं ये सुनने के बाद रचना बिल्कुल खुश नहीं थी। मृत्युंजय वहां से निकल गया और जाते हुए बोला, मैं महक को अपने साथ वापस लेकर ही लौटूंगा। आप लोग उसकी चिंता मत करिए और आराम से खाना खाकर सो जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। अगर शनाया किडनैप नहीं हुई थी तो कहाँ थी शनाया, और क्यों उसके बाप ने महक पर झूठा इल्जाम लगाया था? महक की बेगुनाही का मृत्युंजय के पास क्या सबूत था? क्या वो महक को जेल से रिहा करवा पाएगा? क्या मृत्युंजय का गुस्सा सिर्फ इसीलिए था क्योंकि कोई महक को बिना उसकी इजाजत उससे दूर लेकर गया था, या फिर उसे महक की फिक्र हो रही थी? क्या होगा पुलिस स्टेशन में? मृत्युंजय की परवाह। मृत्युंजय ने अपने आदमियों से कहकर शनाया के बारे में पता लगवा लिया था। मृत्युंजय जान चुका था कि महक ने शनाया को किडनैप नहीं किया था। सच जानने के बाद मृत्युंजय महक को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा था, लेकिन रचना उसे रोकना चाहती थी, पर मृत्युंजय ने किसी की भी बात नहीं सुनी और महक को लेने पुलिस स्टेशन चला गया। रात के करीब 1 बजे बज रहे थे। महक इस वक्त पुलिस स्टेशन में जेल की सलाखों के पीछे अभी भी रोती हुई जमीन पर बैठी हुई थी। उसके साथ उस सेल में कुछ और औरतें भी थी। महक के कपड़े और उसकी बातें सुन उन औरतों ने कहा, क्या हुआ रे, किसी के साथ सोई हुई पकड़ी गई थी या फिर चोरी की है तूने? दूसरी औरत ने कहा, कहीं पुलिस ने इसलिए तो गिरफ्तार नहीं कर लिया क्योंकि उन्हें हफ्ता देने से मना कर दिया हो तूने? वैसे लगती तो अच्छे खानदान की है, फिर भी ये सब काम करती है तू। महक को उन औरतों की बातों से घिन आ रही थी, वो उनसे डर भी रही थी। घबराते हुए वो दूसरे कोने में जाकर बैठ गई। महक को अब इस जेल में बहुत डर लग रहा था। वही इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए महक को देख रहा था और फोन पर बात कर रहा था। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सोनवानी साहब, ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जब तक सच नहीं उगल देती हम इसे छोड़ेंगे नहीं। आप चिंता मत कीजिए, चाहे ये सारंग परिवार की बहू हो या कोई और, हमें इस फर्क नहीं पड़ता। इसकी अकड़ तो हम ठिकाने लगाएंगे, फिर देखते हैं कैसे नहीं बोलती। महक इंस्पेक्टर की बातें सुन घबरा रही थी। वही इंस्पेक्टर फोन पर किसी से हंसते हुए बात कर रहा था। तभी उस पुलिस स्टेशन में एक रौबदार आवाज गूंजी, अच्छा तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपने जिसे अरेस्ट किया है वो सारंग परिवार की बहू है? अच्छी बात है इंस्पेक्टर साहब, इंसान को अपनी ड्यूटी को लेकर लॉयल होना ही चाहिए। मृत्युंजय पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। महक उसकी आवाज से ही पहचान चुकी थी कि मृत्युंजय वहां आ गया था। वो खड़ी हुई और जेल की सलाखों को पकड़े हुए मृत्युंजय को देखने लगी। मृत्युंजय ने एक नजर महक की तरफ देखा, जिसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और बुरी तरह से सूज चुकी थी। डर और परेशानी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे।
वही महक मृत्युंजय को यहाँ देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे भी मृत्युंजय के चेहरे से साफ पता लग रहा था कि वो अभी भी कमजोर था। मृत्युंजय ने सिर्फ एक नज़र महक को देखा और फिर इंस्पेक्टर से कहा, लेकिन अच्छी बात तो तब होती जब आप लॉयल्टी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते, सोनवानी के पीछे दुम हिलाते नहीं फिरते। इंस्पेक्टर ने थोड़े गुस्से में कहा, देखिए मिस्टर सारंग, आप हद में रहकर बात कीजिए। आप एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को इस तरह डरा धमाका नहीं सकते, और आप भी बिना कोई ठोस सबूत मेरी बीवी को इस तरह अरेस्ट नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। मृत्युंजय ने भी इस गुस्से में जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने मृत्युंजय से कहा, आपको क्या लगता है हमने बिना किसी सबूत के ही आपकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया? नहीं, हमने सारा काम कानून के दायरे में रहकर किया है। हमारे पास उनके खिलाफ सबूत है और ठोस सबूत है। मृत्युंजय शांत से जाकर कुर्सी पर बैठ गया और पैर पर पैर चढ़ाते हुए बोला, अच्छा, तो मैं भी देखना चाहूंगा कि आपके पास ऐसा कौन सा ठोस सबूत है जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि शनाया सोनवानी की किडनैपिंग मेरी बीवी ने की है। महक एकटक मृत्युंजय को देख रही थी। उसकी बातें सुन महक को अच्छा लग रहा था। वो खुश थी कि मृत्युंजय उसे बचाने के लिए यहाँ आया था। महक के चेहरे से डर और घबराहट अब कहीं गायब ही हो गई थी। मृत्युंजय के सिर्फ यहाँ आने भर से वो काफी सेफ महसूस कर रही थी। इंस्पेक्टर ने वो वीडियो मृत्युंजय को दिखाया और कहा, ध्यान से देखिए मिस्टर सारंगी इस वीडियो को। इसमें आपकी बीवी मिस सोनवानी के साथ कहीं जा रही थी और आखिरी बार मिस सोनवानी को इन्हीं के साथ देखा गया था। तो क्या इसका साफ मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ही मिस सोनवानी को किडनैप किया है? या फिर आप ये कहेंगे कि ये वीडियो झूठा है? मृत्युंजय ने जवाब में कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या इसमें मेरी बीवी शनाया को जोर जबरदस्ती कहीं लेकर जा रही है? नहीं ना। क्या उसने शनाया के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी की? नहीं, शनाया अपनी मर्जी से महक के साथ जा रही थी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि महक ने उसे किडनैप किया है। मृत्युंजय की बात सुन उस इंस्पेक्टर की बोलती बंद हो चुकी थी। वहीं महक खुश नजर आ रही थी। मृत्युंजय अपनी जगह से उठा और महक के पास आ गया। उसके आते ही महक ने कहा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, आपको आराम। लेकिन मृत्युंजय ने उसे आगे कुछ नहीं बोलने दिया और उसके होठों पर उंगली रख दी। जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसी का जवाब देना, बाकी बकवास सुनने के मूड में मैं अभी नहीं हूँ। उस दिन क्या हुआ था, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। महक ने बिना डरे मृत्युंजय को सब सच बता दिया। उस दिन मीरा को खाना देने के बाद मैं दूसरी दुल्हन के कमरे में खाना देने जा रही थी, लेकिन तभी ये लड़की मुझे सीढ़ियों के पास मिल गई। उसने कहा कि वो ब्यूटिशियन है और उसे पीछे के गेट का रास्ता नहीं पता, तो मैं उसे रास्ता दिखाकर वहां से जा ही रही थी कि आपके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। मैं नहीं जानती थी कि ये लड़की शनाया है, आपकी होने वाली बीवी। मृत्युंजय ने कुछ सोचकर हाँ में सर हिलाया। अब तक यहाँ पर विद्युत और कुबेर सोनवानी भी पहुंच चुके थे। कुबेर सोनवानी बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने मृत्युंजय से ऊंची आवाज में कहा, तो फाइनली तुम अपनी सो कॉल्ड बीवी को बचाने के लिए आ ही गए। हमें लगा ही था कि तुम ज्यादा वक्त इसे जेल में नहीं रहने दोगे। आखिर इससे शादी करने के लिए तुमने मेरी बेटी को भी तो बहुत सफाई से रास्ते से हटा दिया, लेकिन ये लड़की तो इस जेल से बाहर निकलने से रही। जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। कुबेर सोनवानी की ऊंची आवाज से मृत्युंजय को भी गुस्सा आ गया। उसने भी गुस्से में कहा, पहली बात मेरे सामने आवाज नीचे रखे, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि हम कभी बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। और दूसरी बात, मेरी बीवी ने आपकी बेटी को किडनैप नहीं किया। आपकी बेटी जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई है। और आप क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी मैं आपको दे रहा हूं। आपकी बेटी की वजह से मुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ी। वो बीच शादी में मुझे छोड़कर भाग गई। अगर मैं इसका बदला लेने निकला तो सोनवानी परिवार रोड पर आ जाएगा। एक पल के लिए कुबेर और विद्युत मृत्युंजय की बात सुनकर घबरा गए थे, लेकिन फिर उन्होंने जवाब में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे? मेरी बेटी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। वो शादी से भाग नहीं सकती। वो क्यों भागेगी शादी छोड़कर, जबकि वो खुद तुमसे शादी करना चाहती थी। ये सब कुछ इसी लड़की का किया धरा है और मुझे तो ये भी लगता है कि तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। मृत्युंजय का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपने मुठ्ठियां कस ली और टेबल पर मुक्का मार दिया। मृत्युंजय के इस गुस्से से महक के साथ साथ इंस्पेक्टर कुबेर और विद्युत भी घबरा रहे थे। भले ही मृत्युंजय की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसका रुतबा, उसका रौब अभी भी बरकरार था। उसने इंस्पेक्टर को हुक्म दिया, मैं आखिरी बार कह रहा हूं इंस्पेक्टर, मेरी बीवी को जेल से बाहर निकाल दो। इंस्पेक्टर ने सोनवानी के सामने देखा। सोनवानी ने ना में सर हिला दिया, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने कहा, सॉरी सर, लेकिन हम आपकी बात नहीं मान सकते। हमारे पास उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। मृत्युंजय इंस्पेक्टर को कुछ कहने ही जा रहा था कि विद्युत बीच में बोल पड़ा,
लगता है तुम्हारे परिवार की ये पुरानी आदत है, गलती खुद करनी और फिर दोष किसी और के सर पर डाल देना, जैसे तुम अभी कर रहे हो। तुमने और इस लड़की ने मिलकर मेरी बहन को गायब करवाया और फिर तुमने बड़े आराम से इस लड़की से शादी कर ली, ठीक वैसे ही जैसे मीरा ने किया। खुद तो शादी से भाग गई लेकिन सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया। मीरा का जिक्र आते ही मृत्युंजय को गुस्सा आ गया। उसने विद्युत को उंगली दिखाते हुए कहा, मेरी बहन का नाम अपनी जुबान से एक बार भी मत लेना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विद्युत ने भी जोश जोश में कहा, क्यों न लूं, आखिर उस बदचलन गिरी हुई लड़की ने काम भी तो वैसा ही किया है, अपने आशिक के साथ भाग गई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा मुझे और मेरे परिवार को। अपनी बहन के बारे में इतनी गिरी हुई बातें सुन मृत्युंजय का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने विद्युत का कॉलर पकड़ा और उसे मुक्का मारना शुरू कर दिया। मृत्युंजय को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसे कुछ वक्त पहले तेज बुखार था। इस हालत में भी मृत्युंजय विद्युत के ऊपर भारी पड़ रहा था। जेल की सलाखों के पीछे खड़ी महक को डर था कि कहीं मृत्युंजय कुछ गलत न कर दे, लेकिन तभी वहां पर कोई आया और उसने मृत्युंजय को विद्युत से अलग कर दिया। क्या कर रहे हैं भाई, आप यहाँ भाभी को छुड़ाने आए हैं या फिर आपको खुद जेल जाना है? छोड़िए इसे, आप क्यों इस बेकार के आदमी की बातों में आ रहे हैं? विद्युत और मृत्युंजय के बीच विकल्प खड़ा हुआ था। उसने मृत्युंजय को विद्युत से अलग किया और उसे समझाने की कोशिश की। दरअसल निर्जला को मृत्युंजय की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने विकल्प को उसके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन भेज दिया था ताकि विकल्प ये मृत्युंजय की मदद कर पाए। मृत्युंजय ने गुस्से में कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के बारे में इतनी घटिया बात करने की, मन तो करता है आज ही इसकी जान ले लूं। विकल्प ने मृत्युंजय को शांत करने की कोशिश की। भाई मैं आपकी बात समझ सकता हूं, मैं जानता हूं कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये वक्त होश से काम लेने का है। हम यहाँ भाभी को छुड़वाने आए हैं, पहले वो काम करना चाहिए। मृत्युंजय ने एक नजर घूरकर विद्युत को देखा और फिर अपना कॉलर ठीक करते हुए इंस्पेक्टर से कहा, आपके पास सिर्फ एक सबूत है इंस्पेक्टर, जिसमें आप शनाया को मेरी बीवी के साथ कहीं जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं जो ये साफ कर देंगे कि शनाया जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई है। मृत्युंजय ने एक पेन ड्राइव और कुछ पेपर्स इंस्पेक्टर की तरफ आगे किए। विद्युत और कुबेर एक दूसरे को देख रहे थे। विकल्प भी नहीं जानता था कि आखिर मृत्युंजय के पास महक की बेगुनाही के कौन से सबूत थे, इसलिए वो भी ध्यान से इंस्पेक्टर के रिएक्शन को नोटिस कर रहा था। इंस्पेक्टर ने वो पेन ड्राइव लैपटॉप से अटैच की और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे जैसे वो हर एक चीज देख रहा था उसके नॉर्मल एक्सप्रेशन शोक में बदलते जा रहे थे। महक भी जेल सलाखों के पीछे खड़ी ध्यान से सब कुछ देख रही थी। वो भी नहीं जानती थी कि आखिर मृत्युंजय के पास उसकी बेगुनाही का क्या सबूत है। क्या सबूत है मृत्युंजय के पास महक के बेगुनाही का? अगर शनाया अपनी मर्जी से गई थी तो सोनवानी परिवार ने महक पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? कहाँ है शनाया और क्या वजह थी उसकी शादी से भागने की? रिश्ते को बचाने का मौका। मृत्युंजय महक को बचाने के लिए और उसे बेगुनाह साबित करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। वहां पर विद्युत सोनवानी और कुबेर सोनवानी भी आए हुए थे। विद्युत ने मीरा के बारे में कुछ गलत बोला जिस वजह से मृत्युंजय को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन विकल्प ने वक्त पर आकर मामला संभाल लिया। वहीं मृत्युंजय ने महक की बेगुनाही का सबूत इंस्पेक्टर को दिया। मृत्युंजय की दी हुई पेन ड्राइव उस इंस्पेक्टर ने लैपटॉप से कनेक्ट की और उसमें कुछ फाइल चेक करने लगा। जो पेपर मृत्युंजय ने दिए थे उसे पढ़कर इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो अजीब नजरों से कुबेर सोनवानी को देख रहा था। वही कुबेर सोनवानी कभी इंस्पेक्टर को देख रहा था तो कभी मृत्युंजय को। आखिरकार इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर सोनवानी, मिस्टर सारंग के दिए हुए सारे एविडेंस ये साफ कह रहे हैं कि आपकी बेटी को किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि वो जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई है। इस बात पर कुबेर बोल पड़ा, व्हाट नॉनसेंस, मेरी बेटी अपनी मर्जी से शादी छोड़कर कहां जा सकती है? और अगर इतना ही पता है आपको तो ये भी बता दो कि कहां है मेरी बेटी। मृत्युंजय ने कुबेर की बातों का जवाब दिया, तुम्हारी बेटी अपने बॉयफ्रेंड विनोद भोसले के साथ इस वक्त इंडिया से बाहर है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्रांस में है। मृत्युंजय की बात सुन सब चौंक गए थे, कुबेर, विद्युत और महक भी। मृत्युंजय ने सबको एक्सप्लेन किया, इस फुटेज में 2 दिन पहले की एक लाइव क्रिकेट मैच की वीडियो है जिसमें शनाया विनोद भोसले क्रिकेट प्लेयर को चीयर करती हुई दिखाई दे रही है। और ये है शनाया की फ्लाइट टिकट्स। शनाया खुद अपनी मर्जी से शादी के दिन शादी छोड़कर आधी रात को फ्रांस जाने के लिए निकल गई थी। अगर वो किडनैप हुई होती तो वो फ्लाइट कैसे अटेंड करती और फ्रांस में कैसे पहुंचती? कुबेर सोनवानी को यकीन ही नहीं हो रहा था। वही विद्युत भी काफी कंफ्यूज लग रहा था। उसके ऊपर मृत्युंजय ने जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए।
मृत्युंजय ने कुछ चैट की कॉपीज कुबेर और विद्युत को थमाते हुए कहा, और ये रही तुम्हारी प्यारी संस्कारी बेटी की चैट उसके एक्स बॉयफ्रेंड या फिर पता नहीं कर्द बॉयफ्रेंड विनोद भोसले के साथ। वो और विनोद लंबे वक्त से रिलेशनशिप में थे। आपकी बेटी मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी करने वाली थी, लेकिन विनोद ने उसे ब्लैकमेल किया, उनके पिक्चर्स और वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिसके बाद शनाया खुद अपनी मर्जी से शादी छोड़कर उसके पास फ्रांस लौट गई। मृत्युंजय की बात है सुन महक को झटका लगा था। उसे लगा ही नहीं था कि शनाया ऐसा कुछ कर सकती है। वही विकल्प भी सोच में डूब गया। उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, लोग सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर भाई की शादी उस शनाया से हो गई होती तो वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते, लेकिन उनकी शादी महक भाभी से हुई और एक ना एक दिन वो उनके साथ बहुत खुश होंगे। उनके रिश्ते को बस वक्त की जरूरत है और कुछ नहीं। और आज तो हमने देखा भी लिया कि भैया के दिल में भाभी के दिल में कितनी फिक्र है। विद्युत और कुबेर की बोलती बंद हो चुकी थी। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मृत्युंजय ने जो एविडेंस दिए थे उसे कोई भी झुकला नहीं सकता था। सारे एविडेंस साफ कह रहे थे कि महक निर्दोष है, उसने शनाया की किडनैपिंग नहीं की। मृत्युंजय जानता था कि कुबेर ने इस इंस्पेक्टर को पैसे खिलाए थे ताकि वो महक को अरेस्ट कर सके। वहीं इंस्पेक्टर भी समझ गया था कि मृत्युंजय को उसकी सच्चाई पता है, इसलिए उसने मृत्युंजय की चापलूसी शुरू कर दी। सर मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं मिसेज सारंग को कभी अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं करता। आई एम सॉरी, आप प्लीज इसे मेरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। मृत्युंजय ने महक की तरफ कुछ इशारा किया, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने तुरंत कांस्टेबल से कहा, मैडम को जल्दी से बाहर निकालो। एक फीमेल कांस्टेबल ने तुरंत जेल का दरवाजा खोल दिया और महक जेल से बाहर आ गई। इस पर इंस्पेक्टर बोल पड़ा, अब तो आप खुश हैं ना सर? मृत्युंजय ने नामे सर हिला दिया और कहा, नहीं अभी तो तमाशा बाकी है। अब मुझे कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है मिस्टर विद्युत सोनवानी के अगेंस्ट। मृत्युंजय की बात सुन सब फिर एक बार शॉक हो गए। मृत्युंजय ने आगे कहा, इस आदमी ने शादी से पहले मेरी बहन को होटल के रूम में मिलने के लिए बुलाया था और वहां उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी, जिस वजह से मेरी बहन शादी छोड़कर कहीं चली गई। मैं इस लड़के के अगेंस्ट मोलेस्टेशन का केस दर्ज करवाना चाहता हूं। इंस्पेक्टर जानता था कि अगर उसने जरा सी भी आनाकानी की तो मृत्युंजय उसका बुरा हाल करेगा, इसलिए उसने तुरंत मृत्युंजय की फाइल लिखी और विद्युत को जेल में बंद कर दिया। फाइनली मृत्युंजय ने गहरी सांस ली और वहां से जाने लगा, लेकिन कुबेर ने उसका रास्ता रोककर तिरछी नजरों से महक को देखकर कहा, बहुत बड़ी गलती की है तूने मृत्युंजय, मेरे बेटे को जेल पहुंचा दिया, तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हुई, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा और इस लड़की से भी। मृत्युंजय ने कसकर महक का हाथ पकड़ लिया और कुबेर को कॉन्फिडेंटली कहा, आजमा कर देख लो, अगर मेरी बीवी को हाथ तक लगा पाए तो मैं मान जाऊंगा। मेरे रहते उसे कोई खरोच तक नहीं पहुंचा सकता। मृत्युंजय के इतना कहने पर महक उसे ध्यान से देखने लगी। मृत्युंजय उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन के बाहर ले आया। अब तक सुबह के 7 बजे रहे थे। विकल्प उन दोनों के साथ साथ पुलिस स्टेशन के बाहर आया। उसने जानबूझकर मृत्युंजय से कहा, भाई आप भाभी को लेकर घर पहुंचो, मैं घर जाकर सबको बता देता हूं कि सब कुछ ठीक है। घर पर सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। मृत्युंजय ने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद विकल्प वहां से अकेला ही निकल गया। मृत्युंजय ने महक देखा तो उसकी आंखों से ही समझ गया था कि वो क्या सोच रही होगी, इसलिए उसने कहा, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, अंदर मैंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ एक दिखावा था। हमारे रिश्ते का सच तुम भी जानती हो और मैं भी, और ये बात हमेशा याद रखना, जैसे ही मीरा मिल जाएगी ये बनावटी रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। मृत्युंजय कार की तरफ आगे बढ़ रहा था, तभी महक ने उसका रास्ता रोक लिया। आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या हम इस रिश्ते की एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? क्या हम इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी, इस रिश्ते को निभाने के लिए मैं हर हद पार करूंगी। कुछ सोचकर मृत्युंजय मुस्कुराने लगा। उसने कुछ भी नहीं कहा और जाकर कार में बैठ गया। महक भी उदास चेहरे के साथ कार में बैठ गई। तभी अचानक मृत्युंजय का फोन बजा। मृत्युंजय को इतनी सुबह सुबह राघव कॉल कर रहा था। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से राघव की घबराई हुई आवाज आई, सर गुड मॉर्निंग। क्या तुमने इतनी सुबह मुझे सिर्फ गुड मॉर्निंग विश करने के लिए कॉल किया है राघव? मृत्युंजय ने गुस्से में पूछा। राघव ने घबराते हुए कहा, नहीं सर, वो दरअसल ऑफिस में इस वक्त। मृत्युंजय जो कार स्टार्ट करने ही वाला था वो अचानक रुक गया। उसने पूछा, ऑफिस में क्या? राघव ने हकलाते हुए जवाब दिया, वो सर ऑफिस में मिताली मैम आए हैं और वो बहुत सीन क्रिएट कर रही है।
इनफैक्ट वो अपने साथ मीडिया भी लेकर आए हैं। मृत्युंजय का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गया। वो लड़की इतनी सुबह मीडिया को लेकर ऑफिस क्यों आए है? राघव ने जवाब में कहा, सर उसने मीडिया को बताया कि आपने उसे चीट किया और किसी और से ही शादी कर ली है और वो इसी बात का इशू बनाकर कब से यहाँ पर मीडिया के सामने रो रही है। राजीव सर भी ऑफिस में नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मृत्युंजय ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। राघव ने फोन रख दिया, जिसके बाद मृत्युंजय गहरी सोच में डूब गया। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने बगल में चुपचाप बैठी महक पर गई। महक, जो कि मिताली का नाम सुनकर थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले रचना ने भी मिताली का जिक्र किया था। महक भी जानना चाहती थी कि मिताली कौन है और उसका मृत्युंजय से क्या रिश्ता है। मृत्युंजय अचानक मुस्कुराने लगा। उसने महक की तरफ देखा और पूछा, अभी अभी तुमने कहा था कि इस रिश्ते को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या तुम अभी भी अपनी बात पर कायम हो? महक ने हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद मृत्युंजय ने कहा, अच्छा फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, इससे पता चलेगा कि तुम सारंग परिवार की बहू बनने लायक हो या नहीं। तुम ऐसे मामलों को कैसे हैंडल करती हो, और अगर तुम इस परिवार में फिट बैठती हो तो हो सकता है एक दिन हमारे बीच भी एक रिश्ता बन जाए। महक की आंखों में चमक आ गई। वो पूरी तरह से तैयार थी, वो तो इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है, मैं बहुत अच्छे से करूंगी। आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। मृत्युंजय ने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा और महक को सब कुछ समझने लगा। कुछ देर बाद महक ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन वो थोड़ी घबराई हुई थी। महक को घबराया देख मृत्युंजय ने पूछा, आर श्योर कि तुम ये कर लोगी? अगर तुम नहीं कर सकती तो अभी बता दो, वहां जाकर कोई गड़बड़ मत करना, क्योंकि अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो। महक ने उसे आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। मृत्युंजय ने कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर में दोनों सारंग कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंच चुके थे, जिसके एंट्रेंस को मीडिया ने हर तरफ से घेर कर रखा था। जैसे ही उन दोनों की कार अंदर एंटर हुई, मीडिया ने कार के शीशे खटखटाना शुरू कर दिए थे। इतने सारे लोग और मीडिया को देख महक पहले से ही घबरा गई थी। महक को घबराया हुआ देख मृत्युंजय ने कहा, फिर सोच लो, चाहे तो अभी बैकआउट कर सकती हो। लेकिन महक अपनी बात पर अड़ी रही, नहीं मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैंने आपसे कहा ना। मृत्युंजय ने सर हिला दिया और कहा, ठीक है देखते हैं चलो। मृत्युंजय की कार पार्किंग में आए और महक मृत्युंजय दोनों साथ में कार से बाहर निकले। मृत्युंजय के बॉडीगार्ड ने पहले ही सारे मीडिया वालों को पार्किंग से दूर एक कोने में खड़ा कर दिया था। सब मृत्युंजय और महक की तस्वीरें ले रहे थे। दूर खड़े रिपोर्टर महक और मृत्युंजय से सवाल पूछने के लिए बेताब हो रहे थे। मृत्युंजय ने महक की तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। महक ने अपना हाथ उसके हाथों में रखा और दोनों मीडिया के सामने आकर खड़े हो गए। एक के बाद एक सारे रिपोर्टर्स के सवाल शुरू हो गए। मिस्टर सारंग, हमने सुना है कि आपका अफेयर मिताली शाह के साथ था, लेकिन आपने उन्हें धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। दूसरे ने कहा, हमने तो ये भी सुना है कि आपके और मिस मिताली शाह के बीच जिस्मानी संबंध थे, आपने उनका इस्तेमाल किया और उसके बाद किसी और से शादी कर ली। क्या ये सच है? तीसरे रिपोर्टर ने कहा, सुनने में तो ये भी आया है कि आपकी शादी किसी और से होने वाली थी, लेकिन फिर आपने इन मौके पर अपनी दुल्हन बदल दी। सारे रिपोर्टर के सवाल सुन महक थोड़ा सा घबरा रही थी। वहीं मृत्युंजय मीडिया के सामने अभी भी पूरे रौब से खड़ा हुआ था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हम स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है, तो हमें कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी।